हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेई मेंस 2019 2021 में 3D के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे सॉल्व करेंगे। और बच्चों, इस लेक्चर को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ एक साल के, सिर्फ 2024 के बच्चों जो PYQs हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लो, चाहे PDF से करो चाहे मेरा लेक्चर देख के कर लो। उससे क्या ना, आपके सारे फंडेज क्लियर हो जाएंगे। इस पूरे लेक्चर के अंदर फिर आपको 2 या 3 क्वेश्चन अलग मिलेंगे, उनसे बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, उसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट की जो है ना एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं 3D के अंदर, ये सारी चीजें इसके अंदर बार बार यूज होगी। एक बच्चों, अपने को देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको पता ही है फॉर्मूला, ये मैं दोबारा नहीं करवाने वाला आपको, ये फॉर्मूला है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है बच्चों, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? जीरो। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बच्चों जीरो रखोगे तो ये न्यूमिनेटर जीरो होगा ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूमिनेटर जीरो। और देखो इसको ध्यान से देखो आप, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन जानते हो ना, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है बच्चों? बॉक्स प्रोडक्ट ही तो होती है। तो इसके अंदर भी तो देखो ऐसे ही है, एक वेक्टर ये है और ये दो वेक्टर की क्रॉस है बच्चों, तो एक की डॉट करते हो दो वेक्टर की क्रॉस से, तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होती है। आपको B1 क्रॉस B2 निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बस A2 माइनस A1, B1 और B2 इन तीन वेक्टर की बच्चों STP को जीरो लिख देना, अगर कहीं पे भी लाइन क्या दे रखी हो आपको? इंटरसेक्टिंग दे रखी हो। ठीक है, अब हम पहले एक वेक्टर का क्वेश्चन बच्चों अपना बच गया था, मैं भूल गया था वहां पे करवाना, पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड बच्चों दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी डॉट सी दे रखी है, बी और सी के बीच का एंगल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है ना। ए परपेंडिकुलर है किसके? बी क्रॉस सी के, मतलब कि ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एंगल बिटवीन, मैं इसको ये भी तो यूज कर सकता हूँ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर इज 90 डिग्री, है ना। यही तो मतलब होता है परपेंडिकुलर का, क्योंकि देखो मेरे को निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैं सीधा आंसर पे आता हूँ। आंसर है बच्चा मेरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसके ऊपर ब्रैकेट। आप है ना, इसको कभी भी, मैं हमेशा आपको ऐसे बताता हूँ, इसको एक वेक्टर और इसको दूसरा वेक्टर ये देखा करो ऐसे, है ना, क्योंकि इसमें वेक्टर गिवन होते तो मैं ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन कर देता, बट वेक्टर गिवन नहीं है तो मैं मोड के हिसाब से ओपन करूंगा। मोड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता था? तो पहले वेक्टर का मोड, है ना, दूसरे वेक्टर का मोड, इनटू बच्चों क्या होता था? याद करो, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है तो साइन 90 लिख दो। ठीक है, अब मोड ए इंटू मोड बी क्रॉस सी बच गया। मोड ए की तो वैल्यू दे रखी है आपको √3। मोड बी क्रॉस सी को बच्चों फिर से ओपन कर दो, मोड बी क्रॉस सी फिर से क्या ओपन करोगे बोलो? मोड बी मोड सी इंटू साइन एंगल बिटवीन बी एंड सी, देखो ये दे रखा बी एंड सी के बीच का एंगल कितना? π/3, सब कुछ गिवन आपको। ठीक है, तो √3 इंटू मोड बी कितना है बताओ? मोड बी बच्चों आपको दे रखा है 5। अच्छा, मोड सी नहीं दे रखा, अभी मोड सी नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। साइन 60 कितना होता है बच्चों? √3/2, ये √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3, 3 5 या 15, 15/2 इंटू मोड सी आ गया। अब बच्चों बात आती है सारी की, मोड सी कहाँ से निकाले? एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन में आपने किस इन्फॉर्मेशन का अभी तक यूज नहीं किया? इसका बी डॉट सी की वैल्यू क्या है बताओ? ये, अच्छा, बी डॉट सी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? मोड बी इंटू मोड सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी, और बी एंड सी के बीच का एंगल कितना है? π/3 है। तो यहाँ से मोड सी आ जाएगा ना, मोड बी तो 5 दे रखा है, और cos 60 कितना होता है बच्चों? 1/2। तो मोड सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों 20/5 यानी कि 4, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 15/2 इंटू 4 यानी कि 30 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल आसान होता है, कोई मुश्किल बात नहीं होती। ठीक है, मोड सी तो निकाल लोगे ना पहले, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालोगे बच्चों? मोड सी। अब देखो एक मेथड बच्चों सेकंड, जो मोड बी क्रॉस सी हमने यहाँ निकाला था ना, ये बी क्रॉस सी का मोड, ये मैं दूसरे मेथड से भी निकाल सकता हूँ। किससे? लैग्रांज आइडेंटिटी से। क्योंकि मेरे को देखो, मुझे हमेशा ये बात याद आती है कि सी का भी मैग्नीट्यूड मेरे पास है 4, और मेरे पास बी का भी बच्चों मैग्नीट्यूड है 5, और मेरे पास बी डॉट सी का भी मैग्नीट्यूड है 10, है ना। तो मेरे को बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फिर बताओ ये चारों चीजें है ना, लैग्रांज आइडेंटिटी के लिए ये तो चारों चीजें चाहिए होती है, तो लगा के और वहां से आप निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। उसके बाद बच्चों 3D के अंदर लाइन की इक्वेशन आपको पता है, एक उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है और एक उसका डायरेक्शन वेक्टर चाहिए होता है, यानी कि डायरेक्शन रेशियो चाहिए होता है। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में, ये लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों वेक्टर फॉर्म में। अब ये तीन कॉन्सेप्ट तो बच्चों सबसे पूरे 3D के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? एक पॉइंट से, मान लो एक लाइन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसके एफ के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ना, और फिर इमेज, अगर एफ निकल गया ना तो सब कुछ निकल गया समझो। एफ के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं बताओ? लाइन का होता है क्या? डायरेक्शन वेक्टर। अब एफ के इस लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट मान लो, इस लाइन के ऊपर बच्चों कोई जनरल पॉइंट मान के उसको एफ बोल दो, फिर लेमडा की फॉर्म में मानते हैं, तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है। ये जो पी एफ वैक्टर आएगा बच्चों,
इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे और जो बी के डायरेक्शन रेशियो होंगे उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। बस वहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा। लैम्डा आ गया तो बच्चों पूरा क्वेश्चन खत्म। लैम्डा आ गया तो ये तीनों क्वेश्चन खत्म हो गए, समझो, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अपने को एक शॉर्ट फॉर्मूला भी पता है, वो मैं आपको क्वेश्चन में करा दूंगा, लेकिन वो यूज करो ना करो आपकी मर्जी है। इस फॉर्मूले से बच्चों, एक फॉर्मूले से सारे तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट को पी बोल दिया करो आप, पी है बच्चों 4 2 3, ऑन द लाइन, किस लाइन पे आपने फुट ड्रॉ किया है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाइज ऑन द प्लेन। अब ये प्लेन का क्वेश्चन नहीं है, आप ये मान लो बस आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, और वो जो पॉइंट आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, वो बच्चों किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, आप ये मान लो, ठीक है। तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ, ये जो लाइन है नीचे, ये किन दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, इस एक ए को 1 -2 3, और एक बच्चों पी को। पहले तो आपको बच्चों इस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो क्या आप, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म में, बताओ, x माइनस x1, दोनों में से कोई पॉइंट यूज कर लो, चाहे a यूज कर लो चाहे b, मैं p कर रहा हूँ, b मेरे को आसान लग रहा है, ठीक है। y माइनस y1, z माइनस z1, नीचे क्या आते हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो आपको पता ही है बच्चों, कैसे निकालोगे, b माइनस a करके, 1 में से 1 गया है ना, और फिर 1 -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 -3, तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई बच्चों, क्या, x माइनस 1/0, y माइनस 1/3, और z बाय -3, ये आ गई। अब बताओ क्या करते हैं, अब बच्चों f के कोऑर्डिनेट के लिए इसको क्या मान लेते हैं, लैम्डा, और जनरल पॉइंट इसके ऊपर क्या लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 + 1 1 आएगा, 3 लैम्डा प्लस में 1 और -3 लैम्डा, ये आ गया, ये f के कोऑर्डिनेट आ गए। अब बताओ सारे क्वेश्चन का बच्चों अब आगे से एक ही रूल है, ये पॉइंट मानो लाइन के ऊपर, इसको ही f बोल दो, और फिर इस पी एफ वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है ना, किससे कर दो, पी वेक्टर से। पी क्या होता है बच्चों, इसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन वेक्टर होता है ना जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, बच्चों हमेशा आपको पी वेक्टर के नाम से ही डिनोट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 3 और -3, बस इसकी डॉट। अच्छा पी एफ में कई बच्चे गलती कर देते हो ना, एफ को लिख देते हैं, नहीं बच्चों, एफ पी एफ वेक्टर कैसे निकालते हो, एफ माइनस पी करके, तो इसमें से माइनस करो ना, 1 में से 4 माइनस करोगे, 3 लैम्डा प्लस 1 में से 2 माइनस करोगे, है ना, और -3 लैम्डा में से 3, और इसकी डॉट बच्चों किससे कर दो, 0 3 -3 से, और वो क्या लिख दो, 0। बस यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू बताओ, पहला तो 0 ही आ गया, 3 से करोगे तो कितना आएगा बोलो, 9 लैम्डा, -1 की 3 से करोगे -3, -3 से करोगे तो +9 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया अपना, 18 लैम्डा इक्वल टू -6, तो लैम्डा कितना आ गया बच्चों, -1/3। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या, लैम्डा आ गया -1/3। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, तो एफ तो निकालना है अपने को, एफ कितना था देख लो आप, एफ था बच्चों 1 3 लैम्डा प्लस 1 1 3 लैम्डा प्लस 1 1 अलग है ना, और 3 लैम्डा प्लस 1 और माइनस के 3 लैम्डा, यानी कि 3 लैम्डा की वैल्यू चाहिए अपने को, तो 3 लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 + 1, और ये 3 लैम्डा की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगी, यानी कि 1 0 1। बच्चों मेरा एफ पॉइंट ही आ गया, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। आपको यही तो देखना है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो इस पॉइंट से इस लाइन पे ड्रॉ किया गया वो कौन से प्लेन पे लाई करता है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है बोलो अपना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बच्चों 1 0 1। अब चेक करो कि 1 0 1 इन चारों में से बच्चों किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 0 1 पहली को कर रहा है क्या, 1 y को 0 1 1 + 1 2 हो गया, गलत है, ठीक है। दूसरी को नहीं करेगा, तीसरी को नहीं करेगा, चौथी को देख लो, 1 0 1 आ गया ना 1, तो चौथी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें प्लेन का यूज हुआ है, नाम सिर्फ है ना, नाम यूज होने से कुछ नहीं होता, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ही ये कॉन्सेप्ट है। सारे क्वेश्चन में बच्चों, सभी क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इमेज का क्वेश्चन आ गया, इफ एबीसी इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन। इमेज तो बात आपको तो इमेज निकालनी है ना, एबीसी की वैल्यू आ गई तो बस तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इमेज निकालो बच्चों। ये पॉइंट है 1 2 -3, इसको पी बोल दिया करो, और पहले क्या निकालेंगे इमेज के लिए, वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो x + 1/2 y -3/-2 और z अपॉन -1, इसको बोलो क्या मानते बच्चों, लैम्डा। तो इससे f पॉइंट क्या आ जाएगा पता है ना, x + 1 को लैम्डा से इक्वेट करके x की वैल्यू क्या आएगी, 2 लैम्डा -1, ये जल्दी जल्दी लिखना है आपको है ना, -2 लैम्डा + 3 और माइनस के लैम्डा। और अब बच्चों एक ही अपना तो बस पॉइंट होता है कि पुट एफ पी डॉट पी एफ वैक्टर डॉट पी वैक्टर इक्वल टू 0। यहाँ पे बी वैक्टर मैं आपको बार बार बताता हूँ क्या होता है, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर 2 -2 और
-1 पुट कर दे। अब बताओ पी एफ कैसे निकालोगे? देखो पी एफ में बच्चों गलती मत कर देना, एफ में से पी या पी में से एफ माइनस करके करना है जल्दबाजी में बच्चे, बस एफ वेक्टर को लिख के इसको एफ को और इसकी डॉट इससे जीरो कर देते, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा फिर, 2 लैम्डा -1 में से 1 घटाओगे और -2 लैम्डा प्लस 3 में से 2 माइनस करोगे और माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस इसकी पी से बच्चों 2 -1 से डॉट क्या रख दो, जीरो, लैम्डा निकाल लो बस। ये क्या आ गया, 2 से करोगे 4 लैम्डा -4, -2 से करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये +1 की -2 से करोगे -2, -1 से करोगे तो ये प्लस, ये माइनस, 4 लैम्डा 9 लैम्डा हो गया क्या, और ये इक्वल टू 9, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर लैम्डा 1 आ गया तो बच्चों एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए ना, देखो ये रहा एफ पॉइंट, लैम्डा को 1 डालना, 2 में से 1 गया और 3 में से 1 गया और ये आ गया, ये एफ आ गया बच्चों। एफ के कोऑर्डिनेट आ गए तो इमेज, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके निकाल दो ना। ये क्या होती है, नीचे इमेज होती है, पी की इमेज क्या है बच्चों, पी डैश, और ये क्या दे रखे आपको, ए बी सी दे रखी है। तो बताओ ये एफ क्या होता है, मिड पॉइंट है ना, ऐसे नहीं समझ आता तो ऐसे लिख लिया करो, ये पी पॉइंट है 1 2 -3 और ये पी डैश इसकी बच्चों इमेज होती है और ये क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है बच्चों, इनका पी पी डैश का मिड पॉइंट होता है इमेज की डेफिनेशन से। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ए बी सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बताओ कैसे निकालोगे, बोलो आप ही। तो ए की ये इस 1 की वैल्यू कैसे आती थी, इस बीच वाले 1 की, ए प्लस 1/2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बोलो 1। इस वाले 1 की वैल्यू क्या आती थी, बी प्लस 2/2, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, आई थिंक 0। और इस -1 की वैल्यू आती थी C-3/2, तो C की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। ए बी सी की मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखा दी, ए बी और सी तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो तीनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इमेज निकालने का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का बच्चों मैंने एक एक बार आपको मेथड सिखा दिया एक एक क्वेश्चन से। अब आ जाओ अपने इस क्वेश्चन पे, देखो ये क्या कहता है, लेट ए बी कोई रियल नंबर है, मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इज दिस वन। तो आपको बच्चों कहने का मतलब ये है कि अब की बार फिर से देखो वही क्वेश्चन है, पी पॉइंट दे रखा है, इस लाइन के अंदर आप क्या निकाल लो, इसकी इमेज निकाल लो और उस इमेज को यहाँ से इक्वेट करके ए बी की वैल्यू निकाल लेना और आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, यही कॉन्सेप्ट आप पिछले क्वेश्चन में भी लगा सकते थे लेकिन वहां पे वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, मतलब कई बार ये कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, अगर इसको बेसिक मेथड से जाओगे ना, मैंने देखो सोल्व करके आपको दिखा दिया, ये रहा बेसिक मेथड, बिल्कुल सेम वही कि मैं वही एफ निकालूंगा और फिर उसकी इमेज निकालूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से, सब कुछ वही, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कई बार बच्चों ये मेथड जेई के अंदर पहले भी काम किया है, 2024 में 23 में मैंने आपको वहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं कि देखो ऐसे, अभी डायग्राम बनाते ही आपको समझ आ जाएगा। ये पी पॉइंट था, A6 9, इसकी इमेज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये मान लो पी डैश कितनी है बच्चों 20 और बी और -A -9, और ये है बच्चों अपनी लाइन की इक्वेशन, और ये एफ होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, x-3/7 y माइनस, क्योंकि जब भी ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट काम कर जाता है ना बच्चों, तो आपका क्वेश्चन छोटा हो जाता है ना, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। अब आपको क्या करना है, देखो ये एक बात बताओ, आपको पॉइंट पी भी दे रखा है, इसकी इमेज भी दे रखी है, तो एफ निकाल सकते हो क्या आप? एफ क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट होता है। एफ क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश। तो आप एफ के कोऑर्डिनेट बता दो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, बस a + 20/2 और 6 + b यानी कि b + 6/2 और 9 और ये -a-9/2। एक बात बता दो, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, b + 6/2 और बस समझो क्वेश्चन खत्म हो गया, -a/2। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है, क्या बच्चों ये इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन एल पे तो लाई करेगा ना, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बस ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो इस लाइन के ऊपर तो पक्का बच्चों लाई करे ही करेगा, है ना। तो बस ये कर दो कि एफ लाइज ऑन लाइन एल, और लाइन पे कोई पॉइंट लाई करता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हम पुट करते हैं चाहे वो 2D हो चाहे 3D। इसके अंदर बच्चों x की जगह a + 20/2 डाल दो, y की जगह ये डाल दो, z की जगह ये डाल दो, और लास्ट में a और b की बच्चों वैल्यू आ जाएगी इक्वेट करके, ठीक है। बस इतना सा आपको काम करना था। दो वेरिएबल आपको दिखे ना, दो अननोन, तो ये वाला मेथड लगाया करो, इजी रहता है करना बच्चों। पॉइंट पुट x की जगह देखो, ये लाइन है, x की जगह क्या डालोगे, a + 20/2, कैलकुलेशन से नहीं घबराना, ठीक है, -3 और /7 इक्वल टू, y की जगह क्या डालोगे बोलो, p + 6/2 -2/5। अब ये मत समझना पहले दोनों से वैल्यू आ जाएगी, नहीं, पहले दोनों से a और b में एक रिलेशन आएगा, ठीक है। फिर z की जगह क्या डालो, -a/2 -1/-9। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 14 हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
नीचे 10 हो जाएगा, ये ऊपर नीचे 2 से और -2 से मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि मैं कहता हूँ तो a प्लस 2/18 लिख दूँ क्या। अब बच्चों बस क्या करो आप, पहली अच्छा इसको ना 2 पे तो तीनों टर्म देखो कट रही है, तीनों कटनी चाहिए, 2 को मत काट देना, तीनों 2 पे कट रही है, मैंने तीनों को 2 पे काट दिया। तो अब नेक्स्ट पेज में मैं लिख रहा हूँ क्या बन गया ये a+14 और बस यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी, b+2/5 इक्वल है बच्चों क्या a+2/9। अब आपको दिख रहा है ना कि a और b की वैल्यू निकालना कितना आसान है, और a और b की वैल्यू तो चाहिए थी। पहली दो इक्वेशन, पहली दो टर्म को इक्वेट करो बच्चों, क्या आ गया बोलो, 5a + 70 = 7b + में 14, a और b में एक रिलेशन बना लो ना, इक्वल टू -56 है ना, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। लास्ट की दो टर्म को इक्वेट करना, तो क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5a + 10 इक्वल टू बच्चों 9b + में 18, तो 5a - 9b इक्वल टू क्या आ गया 8, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लो, क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या, फर्स्ट में से बच्चों सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते मेरे को दिख रहा है 5a से 5a कट जाएगा, 7b और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -56 में से 8 माइनस करो, माइनस के 64, तो 16b इक्वल टू -64, बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -4। अब बी -4 आ गया तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, 5a -4, तो ये कितना आ गया बोलो, 5a इक्वल टू 8 + में 36, ये आएगा क्या, बी की वैल्यू कितनी आई -4, तो ये +36 की जगह क्या आ जाएगा उधर जाके -36 आ जाएगा, है ना, यानी कि माइनस के 5a और ये क्या था अपना 8 था क्या, 18 में से ये गया 5a - 9b और b की वैल्यू कितनी आई -4, तो ये कितना आएगा 5a + 36, 8 में से 36 घटाओगे 28, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -28/5, समझ गए इतनी बात, a और b आ गया। मैंने a की वैल्यू आई थी निकालने में कोई मिस्टेक कर दी क्या, एक बार मैं ये दोबारा चेक करूँ, a + 14/7, b + 2/5 और a + 2/18 था तो 9 हो गया, ठीक है, a + 2/9, पहली दो टर्म को इक्वेट करना, 5a + 70, 7b + 14, 5a, अरे यार सॉरी, ये क्या आएगा माइनस का b आएगा, है ना, ये आएगा बच्चों माइनस का b, ऐसा ही है ना मैथ सब्जेक्ट की, सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। ये आ गया, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों माइनस के 7b और प्लस के ये 9 हो जाएगा, और इक्वल टू -56 -8 -64, तो ये 2b आ गया -64, तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -32, और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, 5a -9 इंटू -32 इक्वल टू 8, तो 5a कितना आ गया अपना 8 माइनस के 32 को 9 से करना, 9 2 18 और ये कितना आ जाएगा 288, यानी कि माइनस के 280 आ गया, तो a की वैल्यू बच्चों आई थिंक कितना आ जाएगा -56 आ गया, a आ गया b आ गया, आपका आंसर जो है वो क्या है मोड ऑफ a + b, यानी कि मोड ऑफ -56 -32 -88 और उसका मोड निकालोगे तो 88 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बच्चों देखो कैलकुलेशन है सिर्फ, और इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या, मिड पॉइंट निकाल के एफ और इस लाइन के अंदर पुट कर दिया, बस इसके अलावा और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये बच्चों इसका बेसिक मेथड है, लेकिन बेसिक मेथड पे आपको नहीं जाना। अब बच्चों बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो। देखो तरीका आप समझो बच्चों, ये पॉइंट है, ये लाइन है, अगर आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इस पी पॉइंट से पहले इस लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और फिर जहां पे जाके वो परपेंडिकुलर मीट करेगा उन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालो डिस्टेंस, इस डी को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका एक तरीका तो क्या है, देखो पहले एफ के कोऑर्डिनेट निकाल लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आपको निकालना आता ही है, मैंने बताया, ठीक है, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पी एफ निकाल लो। ये फॉर्मूला तो बच्चों है ही है वैलिड, लेकिन मैं इसमें आपको दूसरा फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, क्या शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट होता है बच्चों डिस्टेंस निकालने का, देखो, लेकिन ये काम सिर्फ कब करेगा जब डिस्टेंस निकालनी हो, बट एफ के कोऑर्डिनेट निकालने हो ना तब ये फॉर्मूला कभी काम नहीं करेगा। एफ के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो वो बेसिक मेथड, डिस्टेंस अगर निकालनी हो बच्चों तो मेथड क्या होता है, देखो एक ही लाइन में समझ आ जाएगा आपको। ऊपर वाले पॉइंट को इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा क्या मानो, पी मानो, ये लाइन क्या है बच्चों एल है, ये लाइन है, और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वो तो आपको पता ही है बी वेक्टर होता है ना, इसको तो मैं हमेशा इसलिए बी वेक्टर नाम देता हूँ। एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है, देखो ये लाइन आप मेरे को ये बता दो किस पॉइंट से पास होती है, पासिंग पॉइंट क्या है इस लाइन का बताओ, x + 3 को 0 पुट करोगे x की वैल्यू -3 और ये y की वैल्यू 2 और ये कितनी 0, इस पासिंग पॉइंट को बच्चों आप m बोल दिया करो, इस पास जहां से ये लाइन पास होती है ना, जो पॉइंट हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उस पॉइंट को आप क्या बोल दिया करो m बोल दो। p ये ऊपर वाला पॉइंट होता ही है, b बच्चों डायरेक्शन वेक्टर होता है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है d, अगर ये आपको निकालनी हो तो बच्चों फॉर्मूला होता है
पीएम वेक्टर की क्रॉस कर दो बी वेक्टर से और नीचे बच्चों बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस इतना सा फॉर्मूला। देखो पी आपको पता है, बी वेक्टर आपको पता है, ठीक है। एम एम क्या होता है बच्चों, इस लाइन का पासिंग पॉइंट, और ये फॉर्मूला लगा देना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है। अब मैं आपको ये शॉर्टकट से करा के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको वो तो पता ही है ना पहले। वो तो बच्चों आप क्या कर लोगे, जो अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला मेथड है वो तो कर ही लोगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, पीएफ की डिस्टेंस निकाल दो। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है, ये रहा। क्योंकि मैंने सारी बातें देखो आपको बता दी, पहले 2024 के अंदर भी बताई हुई है, 23 में भी वही सेम कहानी है सारी। पी है, एम क्या होता है बच्चों, इसका पासिंग पॉइंट मैंने लिख दिया। पी वेक्टर इसका डायरेक्शन वेक्टर होता है 10-7 1, और बस पीएम और बी की क्या करनी है बच्चों, आपको क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट आपको करनी है, आती है ना। पहले क्या निकालोगे, पीएम वेक्टर तो निकालोगे ना। ये एम पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो पीएम वेक्टर तो निकाल ही लोगे एम माइनस पी करके। फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लेना बच्चों, और उसको पी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्स वैल्यू आएगी 3.5, क्योंकि इसने ये पूछा है कि इसकी जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी वो किस किस के बीच में लाई करेगी बच्चों। तो वो 3 से क्या है बड़ी है, 4 से क्या है छोटी, क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू कितनी आई 3.5। तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछा गया, ठीक है। तो ये सेकंड वाला मेथड बच्चों बेस्ट रहेगा, आप सेकंड वाला मेथड को यूज करना। उसके बाद आ जाओ बच्चों, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बेसिक क्वेश्चन है ये, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। आप ना डायग्राम बना दिया करो 3D के अंदर। ये पी पॉइंट है, ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू दिस। देखो आप लाइन का डायग्राम बना दो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो कोई ना कोई लाइन पे ही ड्रॉ करेंगे। लाइन जो है ना बच्चों, ये एल, ये किस पॉइंट से पास होती है, अल्फा 7 और 1 से। ये इसका पासिंग पॉइंट, इसको एम बोल देता हूँ मैं। और बच्चों इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना वो दे रखा है अपने को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने को क्या दे रखा है बताओ, ये एफ, एफ के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5/3, 7/3 और 17/3। और बच्चों आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है जो एक अननोन है। अब बताओ, अब आप क्या करोगे, लाइन की इक्वेशन तो आप निकाल लोगे। देखो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, एफ पॉइंट से भी पास होती है, एम पॉइंट से भी पास होती है, लेकिन आप लाइन की इक्वेशन मत निकालो। एक बात बताओ मेरे को, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, इस डायग्राम को देख के, बस इस डायग्राम को देख के क्या आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे 2D के अंदर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो आप क्या करते थे, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट बच्चों क्या रखते थे, -1। 3D के अंदर अगर आपको कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर दिख रही है ना डायग्राम से, तो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या रख दो, 0। वही वहां पे बच्चों स्लोप होते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन रेशो हो जाते हैं। तो बताओ क्या आप पीएफ के डायरेक्शन रेशो निकाल सकते, डी आर ऑफ पीएफ। पी पॉइंट भी है बच्चों, एफ पॉइंट भी है, डी आर निकाल दो ना। क्या होगा बोलो, 5/3 -1 और 7/3 -0 और 17/3 -3। तो ये कितना आ गया बोलो, 2/3, 7/3 और 8/3। अच्छा डायरेक्शन रेशियो बच्चों निकालते हो ना, तो आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, थोड़ा देखने में इजी हो जाएगा। ये लिख दिए। अब बताओ इसी तरह से क्या आप डी निकाल सकते हो बच्चों, इसके एफ एम के डी निकाल सकते हो। वही दो पॉइंट है आपस में, सब्ट्रैक्ट कर दो, अल्फा -5/3 और 7 - 7/3 और 1 - 17/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, है ना, इजी रहता है। 3 अल्फा -5 और ये 21 - 7 14 हो जाएगा, और ये 3 से करोगे 3 - 17 यानी कि माइनस के 14 हो जाएगा। और अब बस बच्चों आपको पीएफ और एफएम की डॉट प्रोडक्ट को क्या रख देना है, 0, क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट को 0 रख के बताओ अल्फा नहीं आ गया क्या, 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 6 अल्फा -10, 14 7 जा 98, और ये माइनस के 112 इक्वल टू 0। तो 6 अल्फा, ये माइनस है उधर आके प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस, ये कितना हो गया बताओ, इसमें से माइनस करोगे 14, 24 आ गया क्या। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। कितनी आसानी से देखो मैंने आपको डायग्राम बना के सिर्फ समझा दिया कि पीएफ के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, एफएम के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, और दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 लिख दो। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और ज्यादा कोई फॉर्मूले वगैरह आपको यूज करने नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। बेसिक मेथड पे रहोगे ना बच्चों, 3D वेक्टर ये आपको परेशान नहीं करेगा। देखो अब फिर से वही मैंने आपको एक निकाल के दिखा दिया क्वेश्चन कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। ये तो वही शॉर्टकट लगाया मैंने, ठीक है। ये है, पहले तो मैंने क्या किया बच्चों, इसका बेसिक मेथड आपको समझाया। देखो कभी भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो एक पॉइंट की, एक लाइन से 3D में, है ना। 2D का तो बिल्कुल शॉर्टकट होता है, दो लाइनों का आंसर होता है ना। लेकिन 3D में बच्चों प्लेन में जो होता था ना, प्लेन जब अपने सिलेबस में था तो प्लेन की अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो पॉइंट की, उसका तो शॉर्टकट होता था, बट लाइन वाला नहीं होता है ना। लाइन वाला या तो क्या निकालो, पहले एफ के कोऑर्डिनेट निकालो। देखो बेसिक मेथड तो यही है, एफ के कोऑर्डिनेट निकाल लो, लेमडा की वैल्यू आ गई तो एफ, अब चाहे एफ पहले निकाल लो या सीधी बच्चों पी एफ निकाल दो लेमडा की फॉर्म में, है ना। और लास्ट में लेमडा की वैल्यू पुट कर देना 17/25। देखो थोड़ी कैलकुलेशन क्या होती है इसमें, ज़्यादा होती है, लेकिन मैं कहता हूँ
अगर आपको सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, तो बस आप ये फॉर्मूला लगाया करो बच्चों, है ना। कौन सा होता है ये, ऊपर मैग्नीट्यूड किसका होता है, पी एम क्रॉस पी वेक्टर का, और नीचे बी वेक्टर का। पी आपको पता है गिवन पॉइंट, एम इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है, और बी क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन वेक्टर। देखो इसके अंदर 5-6 लाइनों के अंदर आंसर आ गया, और वहां पे देखो कितनी ज्यादा कैलकुलेशन हुई थी। तो जब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो, ये बहुत आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बना लो आप एबीसी, ये एबीसी ट्रायंगल है। इसके जो बी और सी वर्टिसेस है ना बच्चों, वो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। कहने का मतलब ये मान लो इसका वर्टेक्स है बी ट्रायंगल का, और ये है सी। तो ये बी और सी जो है ना, वो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 2/3 वाई माइनस 1/0 और z/4, यानी कि बी और सी से पास होती है ये लाइन, ठीक है। और ए के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं क्वेश्चन में, 1 - 1 और 2। और आपको क्या बताना है बच्चों, बीसी की लेंथ दे रखी है 5, ये बीसी जो है ना बेस ट्रायंगल का, ये कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। एक बात बताओ बच्चों, ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल छोटी क्लासों में सिखाया दिया जाता है आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस तो अपने को दे रखा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। हाइट क्या है बताओ, ये रेड वाली हाइट है। ये हाइट क्या है बच्चों, आप सोच पा रहे हो, ये हाइट इस ए पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है भाई। ए एफ जो है वो क्या है बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम गिवन लाइन, यही तो है। और एक पॉइंट की बच्चों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3D में तो हम निकालना सीखे ही है ना। देखो यही तो मैंने निकाली थी आपको, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से। तो ये कितनी निकली थी, 2√34/5। तो ये कितनी निकली बच्चों, 2√34/5। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, बेस आपको दे रखा है, बस सीधा फॉर्मूला लगा दो ना ट्रायंगल का एरिया का। तो 2√34/5, 5×2 = 10 कट गया बच्चों, आंसर कितना आएगा, √34। सिर्फ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए 3D में, एक पॉइंट की एक लाइन से। उसके बाद ये क्वेश्चन बच्चों 4 लाइनों में खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या गिवन आपको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन इज दिस। अब की बार बच्चों पॉइंट के अंदर एक अननोन डाल दिया बीटा, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे दी बीटा पूछ लिया, तो क्या खास बात होगी। हम तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना जानते हैं ना अपने फॉर्मूले से बच्चों, आप तो बस ये डायग्राम बनाया करो, ठीक है। ये लेंथ बच्चों अब की बार डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3/2 दे रखी है। तो बस अपनी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखो दो तरीके से, एक तो वही बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड से मत जाना आप, मैं फिर आपको बोलता हूँ, ठीक है। बेसिक मेथड से आपको जाने की जरूरत नहीं है, मेथड 2 लगाओ हमेशा। जब भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी हो या गिवन हो, तो सीधा बच्चों आप फॉर्मूला लगाया करो, पी एम क्रॉस बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये वाला। तो पी एम वैक्टर आपको सब कुछ ये निकालने आपको आते हैं, कैलकुलेशन का तरीका आपको पता है। सीधा सीधा बच्चों आपकी बीटा की लास्ट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बीटा की 2 वैल्यू आएगी, और जीरो के लिए इसने बना कर रखा है, तो बस इसकी वैल्यू क्या कर दो, जो नेगेटिव वैल्यू है वो ले लो, जीरो नहीं होनी चाहिए, बस ये कह रखा है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है बच्चों, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस। देखो ये पॉइंट ही होता है, आप इसको पी मान लिया करो, क्या है ये पॉइंट, -1 2 6। इसकी डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस नाम आए तो ये डायग्राम बना दिया करो। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है कहाँ से, फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। पहले ये बताओ मेरे को, आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो जिसका पासिंग पॉइंट भी आपको दे रखा हो। पासिंग पॉइंट मान लो ये है बच्चों ए, या इसको पासिंग पॉइंट को एम मान लिया करो ना, ताकि बार बार नाम ना चेंज करना पड़े। एक लाइन बच्चों इस पॉइंट से पास होती है, और ये इसका इस वेक्टर के पैरेलल है, तो मतलब ये इसका डायरेक्शन वेक्टर हो गया। तो बताओ पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो ना, क्या होती है, x माइनस x1 इक्वल टू y-y1 z-z1, और नीचे डायरेक्शन रेशियो होते हैं 6 3 4, ये हो गया। अब बताओ, अब तो ये पहले जैसा क्वेश्चन नहीं बन गया कि एक पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो, डी का फॉर्मूला। पहले क्या निकालो बच्चों, एम। एम पॉइंट क्या होता है, इसका पासिंग पॉइंट, यानी कि 2 3 -4। तो पी एम निकाल लो बच्चों, पी एम वैक्टर कितना हो जाएगा बताओ, 2 में से 1 गया, -1 गया, 3 3 - 2 1 -10, ये आ गया। और बी वेक्टर तो क्या होता है, इसका डायरेक्शन वेक्टर होता ही है 6 3 और -4। तो बताओ पी एम, ये सारा कुछ मैंने दे रखा है आपको, मैं निकाल ही देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन में सोल्व करके दिखा देता हूँ। पी एम और बी वेक्टर की क्या निकाल दो, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालनी आती है। 3 1 -10 6 और 3, और ये कितना था, 4 था क्या, ये -4 था आई थिंक, है ना। ये क्या है, -4। तो ये बच्चों निकाल लो आप, कितना आ गया, -4 + 30, 30 में से 4 गए 26, और ये कितना आएगा, -12 + 60 48, और ये कितना आ जाएगा अपना 3 9 9 में से 6 गए 3, तो यानी कि 26 - 48, और बच्चों क्या आ गया 3। अब इसका क्या चाहिए अपने को, मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना।
इसका चाहिए बच्चों मैग्नीट्यूड, तो कर दो सिंप्लीफाई 26 का स्क्वायर और ये कितना है 48 का स्क्वायर लिख दो, और ये कितना है बच्चों 3 का स्क्वायर। देखो हमने सही किया क्या सब कुछ। -1 2 6 पॉइंट दे रखा था, ये पासिंग पॉइंट है 2 3 -4, और ये डायरेक्शन रेशियो है 6 3 -4। ठीक है 6 3 -4, और पीएम वेक्टर हमने निकाल लिया 3 और 1 और -10। ठीक है 3 1 -10, और बच्चों बी वेक्टर क्या है 6 3 -4। इसकी सिंप्लीफिकेशन एक बार देख लो, 30 में से 4 गया 26, और -12 + 60 48, और ये कितना आएगा बच्चों 9 में से 6 गया 3, बिल्कुल सही है। तो बस पीएम क्रॉस इसका मैग्नीट्यूड का वो कर लो, सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, पीएम क्रॉस पी का मैग्नीट्यूड 26 का स्क्वायर होता है 676, 48 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 2304 होता है क्या 2304, और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लो, चलो एक बार इसको ऐड कर देता हूँ मैं कैलकुलेटर का यूज करके। इन तीनों नंबर को बच्चों ऐड कर लो, 676 + 48 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, यानी कि ये आएगा आपका 2989। कोई बात नहीं, गंदा सा नंबर आ गया, आप लिख लेंगे। बी का मैग्नीट्यूड बच्चों ये रहा बी वेक्टर, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 36 + 9 + 16, यानी कि ये √61। देखो ये भी गंदा है ये भी गंदा, इसका मतलब दोनों आपस में मिलके कटेंगे, है ना। तो अपना आंसर क्या आ गया बोलो, ऊपर वाला मैग्नीट्यूड को नीचे वाले मैग्नीट्यूड से डिवाइड ही तो करना है बस। ठीक है, और ये आई थिंक क्योंकि 61 भी प्राइम नंबर होता है तो फिर ये कटना चाहिए, क्योंकि तभी तो बच्चों अपना ऑप्शन मैच करेगा ना। तो इसके अंदर मैं आपको लिख देता हूँ 2989, 61 क्या है बच्चों प्राइम नंबर है, इसको काटोगे तो कट जाएगा बच्चों ये 49 पे। तो इसका आंसर कितना आ गया 7 आ गया। तो कोई नंबर गंदे आ जाए तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला भी गंदा नीचे वाला भी गंदा, दोनों गंदे आपस में कट के नंबर अच्छा आ जाएगा आपका। कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो बस वो शॉर्टकट लगा दो, आपका हमेशा वर्क करेगा ये। अब बच्चों ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखो अगर किसी भी लाइन सेगमेंट की आपको प्रोजेक्शन निकालनी हो एक गिवन लाइन के अंदर, है ना, ये ऊपर वाली लाइन है बच्चों, ये ए बी है ना, ए से लेके बी के बीच में ये जितना लाइन सेगमेंट है ना बच्चों, बस इतना इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है किसमें, नीचे वाली लाइन में। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, इस ए और बी से क्या डाल दो परपेंडिकुलर डाल दो नीचे वाली लाइन पे, और जो जहां पे जाके ये मीट करेगी पी और क्यू पे, पी क्यू की जो डिस्टेंस होती है पी क्यू, उसी को क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। और इसका बच्चों एक फॉर्मूला बस हर बार काम करेगा, ये फॉर्मूला याद कर लो। ऊपर वाले ए और बी पॉइंट को तो आपको पता है x1 y1 z1 की फॉर्म में मानते हैं। नीचे वाली लाइन के बच्चों आपको डायरेक्शन कोसाइन पता होनी चाहिए, रेशो नहीं, क्या पता होनी चाहिए डायरेक्शन कोसाइन LMN। और डायरेक्शन कोसाइन अगर पता है तो बच्चों इस पी क्यू की लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये याद कर लो बस, L इंटू x2 - x1 प्लस M इंटू y2 - y1 प्लस N इंटू z2 - z1, और लास्ट में बच्चों पूरे का मोड लेना है, क्योंकि पी क्यू क्या है नेगेटिव नहीं होती। तो बस डायरेक्शन कोसाइन चाहिए नीचे वाली लाइन के, आप ये देख लो। ठीक है, अब कोप्लिनर वेक्टर तो चलो हम कर ही लेंगे, 3 वेक्टर कोप्लिनर होते हैं तो बच्चों ये तो वेक्टर में भी हम कर चुके हैं ना कि उनकी एसटीपी क्या होती है 0, और 4 पॉइंट कोप्लिनर हो तो बच्चों मैंने बता रखा है कि एक पॉइंट से 3 वेक्टर निकाल दिया करो, ए बी ए सी और ए डी, और तीनों को क्या रख दिया करो कोप्लिनर रख दिया करो, वो उसकी फिर वही कंडीशन आ जाएगी। ये क्वेश्चन है, जैसे देखो मेरे सोल्व करवाना है कुछ नहीं है बच्चों, इसमें ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इससे 3 वेक्टर निकाल लोगे, और फिर बाद में उसके एसटीपी को 0 रख के लेमडा की पॉसिबल वैल्यू निकाल लेना, उनका सबका सम निकाल देना। देखो ये है 4 पॉइंट, इनको मैंने डिटरमिनेंट के अंदर रखा, लेमडा की वैल्यू, लेमडा की अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपको तो सम पूछा है ना, तो इसी इक्वेशन का रूट्स का सम निकाल दो। सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों -b/a, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है ये, द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। आपने डायग्राम बनाया करो, देखो लाइन सेगमेंट ऊपर 1 -1 3, और बी है बच्चों 2 -4 11। इस लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन निकालनी है आपको एक नीचे वाली लाइन पे, तो यहाँ से क्या डाल दिया करो परपेंडिकुलर, ये पी और ये क्यू। तो आपको पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, और नीचे वाली लाइन क्या है देखो, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब कि ये कोई लाइन जो है वो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, जरूरी नहीं है ये पी और क्यू पॉइंट हो। ठीक है, पी और क्यू होते तो फिर इसी से निकाल देता मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये कहीं पे भी और पॉइंट हो सकते हैं ये, तो ये लाइन होती है बच्चों लाइन एल। तो आप मेरे को ये बता दो लाइन एल के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो क्या, डायरेक्शन रेशियो तो बताइए आपको, 3 + 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 10 में से 3 के 7। लेकिन बच्चों ये डायरेक्शन रेशियो है, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हो, डायरेक्शन कोसाइन इनको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे ना, 4 7 का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों 9 होता है, तो इसको 9 से क्या करोगे डिवाइड करोगे। ध्यान रखना है बस डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए नीचे वाली लाइन की। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन को क्या बोल दो LMN, ये होते हैं LMN। और ये पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, पहला होता है x1
y1 z1 और दूसरा पॉइंट क्या होता है x2 y2 z2। अब बताओ पी क्यू की लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है ना, एल इंटू एल कितना बच्चों 4/9, 4/9 x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 1। फिर बच्चों -4/9 है तो -4/9 लिखोगे, और फिर बोलो y2 माइनस y1 -4 प्लस 1 यानी कि -3, ठीक है। और फिर 7/9 और इंटू z2 माइनस z1 यानी कि 11 में से 3 गए 8। बस इसका सिंप्लीफिकेशन करके आंसर निकाल दो। 9 आई थिंक एलसीएम आ जाएगा, 4 प्लस 12 प्लस 8 7 जा 56, ये कितना आ गया 68 72। 72 को 9 से डिवाइड करोगे 8, और 8 इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है। बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद करो, इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोला गया है इसमें, इफ ए पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। आप ये करो ना, देखो ये कहता है एक लाइन है, नहीं पहले इसका डायग्राम हम ऐसे बना देते हैं। ये एक लाइन है P और Q, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2 -3 4, और Q है बच्चों 8 0 10। दो मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। आपको कहता है ये जो R पॉइंट है ना, ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है बच्चों, R पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है। अपने को कुल मिला के y और z की वैल्यू निकालनी है ना। देन डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ओरिजिन, भाई r की वैल्यू निकल गई तो ओरिजिन से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे ना। आपका इस क्वेश्चन में टारगेट क्या है बताओ, इस y और z की वैल्यू निकालना। उसके दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका तो क्या है बच्चों, ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है ना। अगर ये क्वेश्चन 2D में होता तो मैं लाइन की इक्वेशन निकाल के बताओ पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करवाता। 3D में है तब भी ऐसा ही सोचो कि लाइन की इक्वेशन निकाल लो। बताओ इक्वेशन ऑफ PQ नहीं निकाल सकते, PQ की इक्वेशन बता दो क्या होती है। पासिंग पॉइंट किसी को ले लो, चाहे पहले वाले को ले लो चाहे दूसरे वाले को, ठीक है। क्या होता है बताओ, x माइनस 2 y प्लस 3 और z माइनस 4, यही होता है ना। और डायरेक्शन रेशो बोलो, डायरेक्शन रेशो को ध्यान रखना, दिस माइनस दिस, 8 में से 2 गया 6, 0 माइनस माइनस प्लस 3 और 10 में से 4 गया 6, ये आगे। अब बताओ क्या ये r पॉइंट बच्चों इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, r लाइज ऑन इट, r इसके अंदर लाई करता है, तो बस इसके अंदर सेटिस्फाई करवा के, और देखो x की जगह क्या डाल दो 4, y की जगह क्या डाल दो बच्चों y तो y है ना, बस x की जगह 4 डाल दो, z माइनस 4/6। तो यहाँ से देखो ये कितना आ गया बोलो 2/6 यानी कि 1/3, y प्लस 3/3 और इक्वल टू z माइनस 4/6। इन दोनों को इक्वेट करके बोलो y माइनस 2 आ गया क्या, और पहले और लास्ट को इक्वेट कर लो 1/3 इक्वल टू z माइनस 4/6। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, आई थिंक 6 आ गई। तो y भी आ गया बच्चों, z भी आ गया, y और z दोनों आ गया, तो पॉइंट r आ गया। r पॉइंट कितना आ गया बोलो 4 y z, ये आ गया। और ओरिजिन आपको पता ही है 0 0 0 होता है, तो o की डिस्टेंस r से बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो और आपके क्वेश्चन का आंसर रेडी है। कितना आ गया 20 56 रूट 56, 56 क्या होता है बच्चों 4 इंटू 14 होता है ना, तो 2 रूट 14 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको सिंपल क्या करना है, लाइन की इक्वेशन निकाल के और उसके अंदर पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो, वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड बच्चों ये है ना, आप इसको डायग्राम से समझो, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है क्या, एक पॉइंट अगर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो तीनों कोलिनियर है। और 3D के अंदर मैंने हमेशा आपको क्या बताया बच्चों, 3 पॉइंट कोलिनियर दे रखे हो तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, चाहे PR का निकाल लो चाहे RQ का निकाल लो, दोनों क्या होते हैं बच्चों प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब रेशियो तो उनका सेम होगा। तो बस या कह दो कि PR और QR वेक्टर क्या होते हैं पैरेलल, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकाल के, है ना, डायरेक्शन रेशियो आपको पता ही है दिस माइनस दिस, और उनको इक्वल नहीं रखना बच्चों, उनका रेशियो इक्वल रखना है ना, रेशियो इक्वल रख के, और यहाँ से भी बच्चों वही आपकी y और z की वैल्यू आएगी। मतलब 3D के अंदर बच्चों डायग्राम आप जैसे बना लोगे ना, आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट कैसे करना है अपने को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ABC 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये वर्टिसेस है बच्चों ट्रायंगल के। इस क्वेश्चन में मेरे समझाने वाला कुछ नहीं है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि क्या क्या रखा है इसमें। देखो सब कुछ आसान है। ABC तीनों कोऑर्डिनेट बच्चों दे रखे हैं, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। M मिड पॉइंट है AC का, ये रहा AC, तो इसका मिड पॉइंट है, चलो ये कर दिया। और उसके बाद क्या कर रखा है बच्चों, G डिवाइड्स BM, मतलब B को M से ज्वाइन कर दो, और G जो है कोई पॉइंट है मान लो G, इसको डिवाइड करता है बच्चों 2:1 में, और ये तो ना भी देता है ना बच्चों तो भी ये सेंट्रोइड का रूल होता है, आपको पता है छोटी क्लास में आपने सीखा है कि देखो ये M अगर मिड पॉइंट है तो ये BM क्या होगी, मीडियन होगी, BM क्या होगी बच्चों, मीडियन होगी। तो मीडियन को चलो कोई बात नहीं, इसमें वैसे दे रखा है, इसने ये नहीं कर रखा ना कि G यहाँ पे सेंट्रोइड है, तो मैं ये कहता हूँ बच्चों कि G जो है इस BM को किस रेशियो में डिवाइड करता है बताओ, 2:1 में डिवाइड करता है। देखो M के कोऑर्डिनेट आपको पता है, निकाल लोगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, P के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, तो ऐसा डायग्राम बना के PM, और क्या ये G के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते क्या आप सेक्शन फॉर्मूला से, निकल जाएंगे ना। G के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, अब आप मेरे साथ बोलते जाना कि हाँ सर
अब तक हम जी के कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, समझ लो निकाल चुके हैं आप, ठीक है। उसके बाद पढ़ो, अब क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। देन कोस ऑफ एंगल जी ओ ए वेयर ओ इज ओरिजिन, अब नई ट्रायंगल बना लो। एक पॉइंट है जी, जी के कोऑर्डिनेट आपने बोला था अभी निकाल चुके हम। ओ क्या है बच्चों, ओरिजिन, और ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को क्वेश्चन में। एक बात बताओ, ये जी ओ ए एंगल ये वाला एंगल होता है, तो ये थीटा एंगल बताओ क्या इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है क्या? इसको ए वेक्टर बोल दो और इसको बच्चों बी वेक्टर बोल दो, तो क्या आप ये एंगल नहीं निकाल सकते? दो वेक्टर के बीच का एंगल जब सारे कुछ पता है आपको, ये वेक्टर भी पता है, ये वेक्टर भी पता है, तो उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो बच्चों कोस थीटा की वैल्यू तो निकालनी है आपको, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, समझ गए? और बस कोस ऑफ दिस एंगल निकालना है, और इसको मैंने थीटा मान लिया, तो कोस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बताओ, इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारी चीजें बता दी, समझाने वाला कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करने वाला कुछ नहीं है। यहाँ से अब देख लो, एम मिड पॉइंट हो गया, जी के कोऑर्डिनेट मैंने किससे निकाल दिए बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला से, फिर नई ट्रायंगल बना के इसको थीटा एंगल मान के आंसर निकाल दिया। ये तो था बेसिक मेथड। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो सारे बच्चे करेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसका, थोड़ा सा शॉर्टकट, बिना डायग्राम बनाए ये सारा कुछ सब कुछ ये मैं जो है ना स्किप कर रहा हूँ। आपको ये अगर एक प्रॉपर्टी पता थी ना कि ये मीडियन है, ये क्या है बच्चों, मीडियन है, और कोई पॉइंट इस मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो वो कौन होता है बताओ, सेंट्रोइड होती है वो बच्चों। सेंट्रोइड की डेफिनेशन होती है कि सेंट्रोइड होता है ना जो जी, वो मीडियन को बच्चों 2:1 में डिवाइड करता है हमेशा। किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में। और ये क्वेश्चन में भी बच्चों रेशो 2:1 दे रखा था। अगर ये रेशो 2 की जगह बच्चों 3:1 दिया होता ना, फिर मैं कोई शॉर्टकट नहीं लगाता, फिर तो यही मेथड होता, सेक्शन फॉर्मूला से मेरे को जी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते। लेकिन अब मैं कहता हूँ मैंने ये मिड पॉइंट निकाला, देखो ना तो इस मिड पॉइंट का कोई काम, ना तो मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, ना मैं बच्चों सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं कहूंगा कि जी जो है ना बच्चों, इस क्वेश्चन में वो सेंट्रोइड है। ट्रायंगल की सेंट्रोइड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आप नहीं जानते, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करो। बताओ 3 और मैं ओरली निकाल दूंगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 को 3 से डिवाइड कर दो। फिर बच्चों 0 10 10, 10 प्लस 2 12, 12 को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया 5, 5 और 1 6, 6 को 3 से डिवाइड करो, बोलो कितना आ गया ये 2 4 और 2, 2 4 2। इतना पेज भर के जो मैंने ये 2 4 2 निकाले थे ना बच्चों, ये देखो इतना सारा काम करके, वो मैं बिना कुछ लिखे अपने माइंड में इस ट्रायंगल की सेंट्रोइड से निकाल सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जी अगर किसी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है तो वो जी पॉइंट बच्चों सेंट्रोइड ही होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रोइड ही तो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है ना। लेकिन फिर आपको मैं कहता हूँ बच्चों बेसिक रेशो पता होना चाहिए, बेसिक मेथड, क्योंकि अगर ये रेशो 2:1 की जगह 3:1 आ गया, तब तो फिर आपको ये बेसिक मेथड में जाना पड़ेगा। लेकिन आपको सारी बातें देखो दिमाग में होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच इस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या होनी चाहिए, बट साथ साथ में बेसिक मेथड इसका क्या होना चाहिए, ताकि पेपर में रेशो चेंज होके आ गया तो वो क्वेश्चन भी आपसे सोल्व हो जाए। लेकिन फिर भी 2:1 जैसे ही मेरे को दिखा, ये मिड पॉइंट था मतलब ये मीडियन है, तो मेरे को तुरंत दिमाग में आ गया कि जी क्या है बच्चों, सेंट्रोइड है। मेरे को इतना काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो मेरे लिए मिड पॉइंट का काम, मेरे को तो बस जी तो चाहिए, जी चाहिए, ओ पहले ओरिजिन होता है, ए पहले दे रखा है, तो जी निकालने के लिए मेरे को मिड पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो तो बस मिड पॉइंट क्यों दे रखा है, क्योंकि ताकि ये बोल सके कि अगर ये मिड पॉइंट है तो बच्चों तभी तो ये मीडियन होगी ना, अदरवाइज ये मीडियन ही नहीं होती। उसके बाद ये देखो बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैं देखो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के तो आपको पता है इतने सारे, कम से कम 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी तक, है ना। तो दो लाइनों के बीच में बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला भी पता है, सारा प्रोसीजर भी पता है, सारी वैल्यू लिख के मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकाल के दिखा दी, निकाल के मैं सारी दिखाऊंगा ताकि आप खुद कैलकुलेशन करो, कोई मिस्टेक हो जाए तो यहाँ से आप टैली कर सको। इसके बाद बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, एक लाइन ये है बच्चों, एक लाइन ये है, इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको 9 दे रखी है, तो आपको पता है आप खुद की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के और उसको 9 के इक्वेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जो भी अननोन पूछा जाएगा, तो ये b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आ गया, इसको 9 रख के। अच्छा ये बात हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों, मैंने आपको वेक्टर के अंदर भी बताई थी कि वॉल्यूम निकालनी हो पैरेललोपाइप की, तो एसटीपी जो आप निकालते हो, लास्ट में जो भी आंसर आएगा मान लो अननोन की फॉर्म में, जैसे ये आ गया, इसके ऊपर से मोड मत हटाना बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है ना, लेकिन वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं आती। ऐसे ही बच्चों ये जो ऊपर मैग्नीट्यूड आप निकालते हो ए टू माइनस ए वन का b1 क्रॉस b2 से, वो तो नेगेटिव भी आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट तो बच्चों नेगेटिव भी आती है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती। कभी भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो ना, और यहाँ पे बच्चों ऊपर न्यूमिनेटर में कोई अननोन बैठा हो, तो मोड लगाना बच्चों मत भूलना, ठीक है। क्यों, अगर मोड लगाना भूल गए तो आपको जिस दिन सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना लैम्डा की, तो फिर एक छूट जाएगी, समझ गए। तो मोड लगा के आप लास्ट में बच्चों प्लस माइनस करोगे और लैम्डा की दो वैल्यू आएगी। आपसे कहा गया है कि लैम्डा कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, तो अल्फा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट किया। लेकिन मोड लगाने से बच्चों वैल्यू दोनों ही आपको लेनी है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना।
उसके बाद फिर से बच्चों ये क्वेश्चन है, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मुश्किल बनाया गया क्वेश्चन को, देखो क्या कहा क्या गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन लाइन L1। ये जो है ना L1 लाइन के अंदर एक तो L बच्चों क्या है, अननोन है, और एक ये B अननोन है, ठीक है। इज दिस वन, पहले मैं इतना ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कि बाकी तो बात बच्चों बाद की है। पहले मैं ये पॉइंट पढ़ता हूँ, ये है बच्चों ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट कोई P है, इससे आपने इस लाइन पे फुट डाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, और वो उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं कितने, 3 5 7, और लाइन की इक्वेशन भी आपको दे रखी है, x माइनस ए अपॉन एल, वाई माइनस 2 अपॉन 3, और z माइनस बी अपॉन 4। बस एक बार इतना क्वेश्चन पढ़ो, और मैं आपको बोलूँ कि इतना क्वेश्चन पढ़ के मेरे को ये अननोन जो है a, ये b और ये l, बच्चों इन तीनों की वैल्यू बता दो, तो क्या आप बता पाओगे क्या? बस इतनी बात का जवाब दे दो कि क्या आप इन तीनों अननोन की वैल्यू बता सकते हो मेरे को? दिमाग लगाओ, कैसे करोगे? देखो पहले एल के बारे में सोचो, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है बोलो? L3 4। और मैंने अभी बताया था ना कि डायग्राम देखते ही आपको पता लग जाएगा कि पी एफ वेक्टर और जो बी वेक्टर होता है बच्चों, वो तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उनकी डॉट तो क्या होगी, 0 होगी। तो बताओ एल की वैल्यू तो निकल गई ना, पी एफ तो निकाल सकते हो। तो 4 में से 3 गया, चाहे 3 में से 4 घटा दो, 4 में से 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 और -2 और 1, इसकी डॉट बी से क्या रख दो बच्चों, 0। तो क्या आ गया बोलो, L-6 + 4 = 0। एल की वैल्यू देखो कितनी आसानी से हमने 2 निकाल दी, एल निकल गया। तो बच्चों अब ए और बी बता दो कैसे निकलेगा। एल की वैल्यू तो क्या रख दो, 2। और अभी मैंने बताया था कैसे, कि ये एफ पॉइंट क्या लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता, एफ लाइज ऑन लाइन। आपको पता लगा ना, अभी हमने क्वेश्चन किया था, वहां से हमने वाई और जेड की वैल्यू निकाली थी। तो एफ अगर लाइन पे लाई करता है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब क्या, एक्स की जगह क्या डाल दो, 3, तो 3 माइनस ए अपॉन एल, एल की जगह 2 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और वाई की जगह डाल दो बच्चों क्या, 5, और जेड की जगह क्या डाल दो, 7। तो बताओ यहाँ से आगे ना ए और बी की वैल्यू, 3 माइनस ए अपॉन 2, ये तो 1 हो गया। तो इसको इक्वेट करोगे तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 में से 2 गया 1, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो 7 माइनस बी इक्वल टू 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। देखो यहाँ से मैंने आपको सब कुछ निकाल के दिखा दी, ए बी और एल। अब क्वेश्चन पढ़ो बच्चों आगे, आगे क्या कहता है, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2। अब तो बच्चों ये L2 लाइन तो पूरी दे ही रखी है, L1 में क्या गायब था, एक तो L गायब था, एक A गायब था, और एक B गायब था, वो तीनों मैंने निकाली थी। अब बच्चों आगे क्वेश्चन देखो, मैंने L1 लाइन लिख दी, L2 लाइन लिख दी, आगे बच्चों इसकी क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। सिर्फ बात क्या थी कि L, A और B की वैल्यू कैसे निकाले, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। जैसे डायग्राम बनाओगे ना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि वैल्यू कैसे निकलेगी, कोई फॉर्मूला कोई शॉर्टकट याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी बच्चों सेम वही क्वेश्चन है, लेमडा एक इंटीजर है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन की और इस लाइन के बीच की बच्चों क्या दे रखी है, ये दे रखी है ना, तो मोड ऑफ लेमडा निकालना है। तो बस आपको पता ही है, सारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के और उसको किसके इक्वल रख देना, जो डिस्टेंस गिवन है आपको, और वहां से बच्चों मोड लगाना मत बोलना, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, मोड यहाँ पे लगाना ही लगाना है। तो इसकी दो वैल्यू आएगी, देखो प्लस माइनस का साइन लेने के बाद, एक नॉन इंटीजर आएगी, एक इंटीजर। आपको तो इंटीजर वैल्यू लेनी है, और उसका मोड कितना आएगा, फिर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। अब ये क्वेश्चन देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनकी डिस्टेंस ये दे रखी है, तो आपको लैम्डा बताना है। इंटीग्रल वैल्यू वही सेम क्वेश्चन पहले जैसा, ये मैंने सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दिया, और वही बच्चों इसको रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे से सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा पूछी गई है। अब बच्चों देखो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इसको तो 4 स्टार 5 स्टार मार्क कर लो। अगर आपको कोई भी दो लाइन कोप्लेनर गिवन हो, बच्चों लाइन क्या दे रखी हो आपको, कोप्लेनर, मतलब कि एक ही प्लेन के अंदर लाई करती है। देखो बच्चों, एक प्लेन, प्लेन का मतलब जैसे ये स्क्रीन है, मेरी टैब की स्क्रीन है, इस प्लेन के अंदर अगर दो लाइन लाई करती है, तो वो दो लाइन कैसी होगी, देखो या तो पैरेलल होगी, या तो क्या होगी बच्चों, पैरेलल, या क्या होगी वो दो लाइन, इंटरसेक्टिंग। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपने रूम के फर्श पे दो लाइन ड्रॉ करो, या तो वो पैरेलल होगी, पैरेलल नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो मीट करेगी। ऐसा नहीं कहता ना कि सर एक यहाँ कर दो और एक यहाँ कर दो, भाई ये तो लाइन है, लाइन तो बच्चों डायरेक्शन इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना इनफाइनेटली, तो कहीं ना कहीं ये जाके तो मीट करेगी, अगर पैरेलल नहीं है तो, ठीक है। जैसे 2D में आप सोच लो, तो लाइन या तो बच्चों क्या होगी, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल होगी। कोप्लेनर का कोई भी क्वेश्चन बच्चों आएगा ना, उसके अंदर जो दो आपको लाइन दी होगी, मेरी बात ध्यान से सुन लो, कभी भी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि वो दो लाइन पैरेलल हो, तो आपको पैरेलल वाली तो भूल ही जानी है, ठीक है। तो वो दो लाइन कैसी मान लेना आप, इंटरसेक्टिंग। और दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होती है तो बच्चों उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, 0। तो बस आपको कभी भी लाइन कोप्लेनर दे रखी हो या इंटरसेक्टिंग दे रखी हो, दोनों में से कुछ भी लिखा हो, कोप्लेनर लिखी हो
या इंटरसेक्टिंग लिखी हो, दोनों में से बच्चों आपको कुछ भी लिखा हो पेपर में, आपको क्या करना है, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 पुट कर देना है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, और वो b1 क्रॉस b2 मत निकालना, बस ये वाली एसटीपी निकालनी है बच्चों, ठीक है। a2 माइनस a1 एक वेक्टर, b1 दूसरा वेक्टर, b2 तीसरा वेक्टर, इन तीनों वेक्टर की बच्चों एसटीपी निकाल के 0 रख देना। जो भी अननोन आपसे पूछा जाएगा वो वैल्यू तुरंत आ जाएगी, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात? चाहे लाइन क्या दे रखी हो, कोप्लेनर, और चाहे क्या दे रखी हो, इंटरसेक्टिंग, दोनों का आप ये मान लो आपके लिए एक ही मतलब है आज की बात। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये दो लाइन क्या है बच्चों, कोप्लेनर है, तो आपको इसकी के की वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं। अच्छा, पहले तो a1 a2 निकाल दो सीधा, a2 माइनस a1 लिख दूं क्या, आप बताओ डायरेक्ट। a2 क्या होता है बच्चों, इस लाइन का पॉइंट, पॉइंट को ध्यान से लिखना है बस। +1 है तो क्या है, -1 है ना, +2 है तो -2, +3 है तो -3। इसमें से a1 को माइनस करो, ये कितना बोलो के, मतलब कि इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी होती है, कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। ऐसे तो ये निकाल लो बच्चों, क्या आ गया, -1 माइनस के, और -k4 और -6। अच्छा देखो, ये पॉइंट वैसे क्या है, नेगेटिव है, चलो कोई बात नहीं, परेशान नहीं करेगा, लेकिन है ना, आप ये भी कर सकते थे कि इसमें से ये माइनस कर लो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटर्मिनेंट के ऊपर, ठीक है। वो क्योंकि 0 के इक्वेट हो रखा है, अगर नहीं करना चाहते तो इतना कर लो, ठीक है। अब b1 वेक्टर बोलो, b1 है 1 2 3, और b2 वेक्टर क्या है बच्चों, सेकंड लाइन का डायरेक्शन वेक्टर 3 2 1। अब सिर्फ आपको बच्चों क्या करना है, एक ही पॉइंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या करना है, 0। ऊपर क्या आएगा बच्चों, a2 माइनस a1, नीचे क्या आएगा b1 1 2 3, और यहाँ कितना आएगा 3 2 1। इसको निकाल के 0 के इक्वेट कर दो और आपका आंसर आएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, ऊपर वाली फर्स्ट रो में से माइनस कॉमन ले लूँ क्या, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो प्लस माइनस के साइन में, है ना। और माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आएगा, लेकिन वो इक्वल टू 0 है तो वो एडजस्ट हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। अब अपने को बताओ, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके के की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, के की वैल्यू निकाल लेना बच्चों, कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है अपना। के की वैल्यू क्या आएगी, 1। सोल्व करें एक बार, के प्लस 1 इंटू क्या आएगा बच्चों, 2 में से 6 गया -4, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 -9 -8, और 2 में से 6 गया -4। देख लो, 4 कॉमन लेके तो आई थिंक काट ही दो, 4 कॉमन लेके काट दो, 4 कट जाएगा, ये +8 बचेगा, 4 कटेगा, माइनस के क्या बचेगा 6, तो माइनस कॉमन लेके भी काट दो, ये -8 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। तो कितना आ गया बताओ, ये 7 में से 8 गया -1, तो k -1 0, के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। तो कोप्लेनर का कभी भी क्वेश्चन आए, बस यही मेथड आपको फॉलो करना है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो क्या मिस्टेक होती है बच्चों से, मैं आपको बताऊंगा। आपको ये दो लाइन दे रखी है, देखो वही सेम क्वेश्चन, ये दो लाइन दे रखी है, और ए बी की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ए इंटू बी 0 नहीं है, मतलब ना ए 0 होगा ना बी 0, क्योंकि दो नंबर की प्रोडक्ट 0 आने के लिए एक को तो 0 होना पड़ेगा। बट ये कहता है प्रोडक्ट 0 नहीं है, मतलब ए और बी दोनों क्या है बच्चों, नॉन जीरो है, दोनों क्या है, नॉन जीरो। तो ये कोप्लेनर है इफ, तो मैं तो कहता हूँ वही कंडीशन आप लगाया करो, लेकिन उसके अंदर आपको क्या होता है, देखो एक्स तो ठीक है लिखा हुआ है, एक्स -0/1 लिख दूँ, x/1 तो लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, y का कोफिशिएंट आपको पता है ऊपर क्या होना चाहिए, 1। एक्स वाई जेड का ऊपर कोफिशिएंट बच्चों क्या होना चाहिए, 1। ये तो अपनी नोटबुक में हमेशा लिख लो, मैं हमेशा बताता हूँ। ऊपर नीचे a से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे बच्चों a से डिवाइड करोगे तो बताओ ये बन गई क्या। और ये तो z का कोफिशिएंट 1 है ही, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। सेकंड लाइन पे आ जाओ, x में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y में प्रॉब्लम है। ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करो ताकि y का कोफिशिएंट क्या बन जाए, 1। नीचे भी 3 से डिवाइड करना है, ऊपर भी, ठीक है। और ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे बोलो, b से, तो z -2/b अपॉन b से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1/b। अब तो बच्चों आप बिना देखे लिख सकते हो कि a2 -a1 क्या होगा बोलो। सेकंड लाइन का पासिंग पॉइंट बताओ, 0 2/3 2/b, यही होता है। फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट बोलो, 0 1/a और 2, इसमें से माइनस करो बच्चों, 0 में से 0 गई 0, 2/3 -1/a, जैसा है वैसा लिखते रहो, अपनी तरफ से कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। ये आ गया। और b1 वेक्टर बच्चों क्या है बताओ, b1 यानी कि पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर 1 1/a और 1, और b2 वेक्टर क्या है बच्चों, 1 1/3 और 1/b, यही है क्या। अब बस पुट कर दो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, क्या 0, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब आप जानते हो, वही डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है बताओ। डिटरमिनेंट की वैल्यू नेक्स्ट पेज पे कर दूं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आई थिंक कम रह जाएगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ ये सारा काम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बच्चों 0 पुट करोगे, ऊपर तो a2 -a1 लिखा करो, वो क्या है बताओ, 0 2/3 -1/a, 0 2/3 -1/a, और 2/b -2, 2/b -2, नीचे कितना है बच्चों, 1 1/a 1, और यहाँ पे कितना है देखो b2 वेक्टर 1 1/3 1/b 1 1/3
और 1/b इक्वल टू 0। बस डिटरमिनेंट को सीधा एक्सपेंड कर दो बच्चों। ये तो 0 है ही, बीच वाले नंबर का साइन चेंज होता है ना, बस ये ध्यान रखना है, इसका बीच वाले नंबर का साइन चेंज होता है ना, तो ये 1/a माइनस 2/3 कर दूँ। इसकी मल्टीप्लाई बोलो किससे करते हो, इसको काट के 1/b माइनस 1 होएगा ना, और फिर लास्ट वाले साइन सेम रहता है, 2/b माइनस 2, और इनटू क्या हो जाएगा बोलो, ये कट के 1/3 माइनस 1/a, और बस इससे a और b की वैल्यू आपको देखनी है क्या पॉसिबल हो सकता है। देखो इसमें आई थिंक एलसीएम ले लो आप, 3a अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बताओ, ये 3 माइनस 2a, ठीक है। और ये इसको ऐसे कैसे लिख लो, चाहे चाहे एलसीएम ले लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें से बच्चों 2 तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो बाद में b एलसीएम लोगे तो यही बचेगा 1 माइनस b, और इसमें 3a एलसीएम ले लो तो ये क्या बनेगा आपका 3a माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा पूरे में से देखो, दोनों फैक्टर में से ये कॉमन आ रहा है ना, 1 माइनस बी अपॉन बी को कॉमन ले लो, उसके बाद क्या बच गया बोलो, 3 माइनस 2a अपॉन 3a, और प्लस 2 है देखो बाहर, ये रहा 2 तो बचेगा, और ऊपर क्या है a माइनस 3 अपॉन 3a इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या होता है, देखो दो फैक्टर की मल्टीप्लाई 0, या तो ये 0 होगा, यानी कि या तो ये चीज 0 होगी, या बच्चों फिर ये चीज 0 हो जाएगी। और इसमें 3a एलसीएम लोगे, 3a अगर एलसीएम लोगे तो 2a माइनस 6 अपॉन 3a इक्वल टू 0, बोलो ये बन गया क्या। तो ये तो क्या होगा बोलो, b इक्वल टू 1, यहाँ से तो b क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि b 0 तो हो नहीं सकता, b 1 होना चाहिए। या फिर बच्चों यहाँ से देखो ये कट गया, और माइनस 3 अपॉन 3a इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, लेकिन बच्चों ये 0 नहीं हो सकता। ये 0 क्यों नहीं हो सकता बताओ, ये कभी 0 हो सकता है, 3 से 3 तो कट गया। क्या माइनस 1/a की वैल्यू बच्चों 0 हो सकती है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब b को क्या होना पड़ेगा, b को होना पड़ेगा बच्चों 1। अब b को 1 होना पड़ेगा, a को क्या होना पड़ेगा बताओ, a तो कुछ भी हो। क्या इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों a पे डिपेंड करता है कि बस आप मेरे को ये बता दो, क्योंकि a तो बच्चों 0 तो हो नहीं सकता। a को देखो, ये दूसरा फैक्टर क्या था इसका, आप कंफ्यूज मत हो, -3/3 इक्वल टू ये था ना दूसरा फैक्टर, यानी कि ये था -1/a। अब यहाँ पे a की जगह आप 2 डाल दो, 1 डाल दो, 5 डाल दो, 7 डाल दो, ये मान लो 2 डाल दिया तो ऐसा हो जाएगा, 1 डाल दिया तो ऐसा हो जाएगा। तो b जब 1 हो जाएगा बच्चों तो ये तो पूरे को 0 बना ही देगा ना, और हमें ये डिस्टेंस बच्चों 0 ही चाहिए। तो अगर b 1 हो गया, a की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, बस a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के लिए तो उसने पहले ही मना कर रखा है ना बच्चों। ए बी 0 नहीं है, इसका मतलब a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 तो पहले ही है, ठीक है। और a की वैल्यू फिर 0 को छोड़ के कुछ भी ले लो, तो b क्या हो गया बच्चों 1, और a क्या हो जाएगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बस कैलकुलेशन थी इसमें, और क्वेश्चन में कोई नई बात इसमें है नहीं, मैंने इजी तरीके से आपको सोल्व करके दिखा दिया। ये बच्चों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 0 है। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन अब कितना मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बिल्कुल एक लाइन के अंदर ये सोल्व हो जाएगा। ये दो लाइन है बच्चों, पहले तो देखो ये लाइन और पहले वाली लाइन है ना, नहीं सेम ही है, वही एल लेमडा की जगह एल दे रखा है और म्यू की जगह बच्चों एम दे रखा है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये दो लाइन दे रखी है, सारे में बात यह कि इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती, इंटरसेक्ट की बात है बच्चों। जब भी आपको चेक करना हो कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती, कभी भी ऐसे ऑप्शन आए बच्चों, सबसे पहले आप क्या चेक किया करो कि उन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या 0 है, क्या 0 है क्या। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो आप मेरे को ये बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो इन लाइनों को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दिया, देखो ये सारी बातें मैंने निकाल दी। ये पहली लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी, a2 माइनस a1 b1 b2। आप इसका ये डिटर्मिनेंट चेक करो, और ये डिटर्मिनेंट देखो क्या आ गया बच्चों -1। ये चेक किया -1 आ गया, जो 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या, दीज लाइन्स, आप बता दो इसका मतलब क्या होगा, दीज लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अगर बच्चों लाइन इंटरसेक्टिंग होती है आप मेरे को ये बताओ, तो फिर इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 आनी चाहिए थी, बट ये तो 0 आई नहीं। 0 नहीं आई तो मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। तो देखो ऑप्शन कौन सा आ गया, इंटरसेक्ट कहता है करेगी जब एल ये होगा एम ये होगा। मैं कहता हूँ जब इंटरसेक्ट करती नहीं तो कंडीशन लगाने का क्या फायदा है, ठीक है। और ये भी नहीं करती, डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल एंड एम। तो कभी भी इंटरसेक्टिंग चेक करना हो तो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेक कर लिया करो, ठीक है, और क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। अब अगर मान लो आपको एक दूसरा मेथड भी आपको बताता हूँ। एक बात बताओ बच्चों, दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे, आपको याद है। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। आप कहोगे सर एक लाइन पे जनरल पॉइंट मान के लेमडा की फॉर्म में, और उसको दूसरी लाइन में सेटिस्फाई करवा के लेमडा निकाल लेते थे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता था, आता था ना। तो मैं वही मेथड यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ, पहली लाइन पे कुछ जनरल पॉइंट मान के और इसको दूसरी लाइन में बच्चों सेटिस्फाई करवाता हूँ। अगर ये मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लेमडा की वैल्यू कैसे निकाले।
ये तीनों चीज बच्चों इक्वल होनी चाहिए, मतलब लैम्डा की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वही वैल्यू तो यहाँ से आनी चाहिए, सेम वैल्यू आएगी बच्चों, तभी तो ये तीनों चीज इक्वल होगी ना। लेकिन यहाँ से तो बच्चों लैम्डा 1/2 आ रहा है, यहाँ से लैम्डा 0 आ रहा है, कोई भी कॉमन वैल्यू आई नहीं, कॉमन वैल्यू नहीं आई तो मतलब इन दोनों का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता मतलब ये लाइन इंटरसेक्टिंग है नहीं, तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। बट सबसे इजी मेथड कौन सा बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाला। अगर वो 0 आती तो वो लाइन इंटरसेक्ट करती, अगर 0 नहीं आई तो शॉर्ट अपनी वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। एल और एम पे तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, ये एल और एम का क्या मतलब है भाई, एल और एम की किस वैल्यू के लिए करेगी, ये तो बच्चों स्केलर होते हैं ना, इनका कहीं हम यूज करते हैं, इनका तो हम कहीं यूज ही नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए अपने को घबराने की कोई बात है नहीं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए दिया गया था कि ताकि आप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सको। अब देखो ये क्या कहते हैं, दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर, बच्चों कोप्लेनर लिखा हो या इंटरसेक्टिंग लिखा हो, ठीक है, आपके लिए एक ही मतलब है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 पुट करके बताओ, जो इसमें अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा अननोन, ये निकाल सकते हो क्या। अल्फा अगर निकल गया तो लाइन L2 निकल जाएगी, लाइन L2 निकल गई पूरी, तो ये कहता है लाइन L2 किस पॉइंट से पास होती है। तो बच्चों एक लाइन अगर चेक करना हो किस पॉइंट से पास होती है, तो उसमें गिवन पॉइंट को पुट करके देख लेंगे, जो लाइन पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा वो लाइन वहां से पास होगी, और तो कोई तरीका होता ही नहीं। तो आपको ये तो आगे का चीज जो कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, आपसे मेन टारगेट क्या है इसका, अल्फा निकलवाना, और वो बच्चों आप निकाल ही सकते हो। लाइन कोप्लेनर है, उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, अल्फा कितना आ गया -4, अल्फा आ गया, तो बच्चों ये सेकंड लाइन बन गई। इसके अंदर ये पॉइंट बच्चों पुट करके देखोगे, इसको सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई भी चारों में से कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक ही करेगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने आपको जो डायग्राम बना के दे रखा है, इसमें बच्चों दो लाइनें हैं, एक पी आर और एक क्यू एस, ठीक है। ये दोनों लाइनें आपस में टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, अपने को टी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। टी के कोऑर्डिनेट अगर देखो, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर पी आर लाइन की इक्वेशन निकाल दी और क्यू एस लाइन की बच्चों इक्वेशन निकाल दी, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको निकालना आता ही है ना। एक लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट मान के उसको सेकंड लाइन में सेटिस्फाई करवा दो, वहां से लैम्डा आएगा, है ना। अब बताओ आप मेरे को पी आर लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी। पी आर लाइन की एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पासिंग पॉइंट और एक उसके डायरेक्शन रेशो। पी आर बच्चों पी से पास होती है, और डायरेक्शन रेशो मैंने लिख के दे रखे हैं ना, ये डायरेक्शन रेशो भी पता है और बच्चों आपको पासिंग पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन आ गई। ऐसी सिमिलरली क्यू एस की इक्वेशन आ जाएगी, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पी आर के ऊपर कोई जनरल पॉइंट मान के और फिर उसको बच्चों क्यू एस के अंदर सेटिस्फाई करवा दो, वहां से लेमडा आ जाएगा। लेमडा आ गया तो बच्चों पासिंग पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो यानी कि इन दोनों का क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कभी भी दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो उसमें आपको डरने की बात नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों देखने से बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन जितना देखने से लेंथी लग रहा है ना, उतना ही ये क्वेश्चन बच्चों इजी है ना। तो ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेंथी बट इजी। बट लेंथी उतना भी नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन लिखनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ये नहीं है कि आपको समझना है कि करना क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं नेक्स्ट पेज पे छोटा करके लिखता हूँ इसको। देखो क्या लिख रखा है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर दिस एंड दिस, मतलब ये दो पॉइंट है पी और क्यू, ये पी है और ये क्या है, क्यू है। लिखते जाओ, आर और एस बच्चों और दो पॉइंट है, सच दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी आर एंड क्यू एस आर दिस एंड दिस। तो ये मैं लाइन बना देता हूँ, लाइन पी आर और क्यू एस है, वो टी पे इंटरसेक्ट करती है। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये पी है और ये क्यू पॉइंट है, मान लो ये लाइन कौन सी है, पी आर, और ये लाइन कौन सी है बच्चों, क्यू एस, और ये दोनों किस पे इंटरसेक्ट करती है, टी पे। अब आपको पता है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3 -1 2, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों आपको दे रखे हैं कितने हैं, ये 1 2 और -4, और इसके डी आर आपको दे रखे हैं, इसके डी आर आपको दे रखे हैं, समझ गए। तो यहाँ से तो क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले आप ये बताओ मेरे को, क्या आप टी के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे क्या इतनी बात से। दोनों पी क्यू दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो बच्चों टी के कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है। वो क्या आएंगे 11 -3 6, मैं इसको लिख देता हूँ 11 -3 और 6, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टी के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ठीक है। अब कहता है एक वेक्टर है बच्चों टी ए वेक्टर, देखो टी तो पता है, ए नहीं पता अपने को। टी ए वेक्टर जो परपेंडिकुलर है पी आर के भी और क्यू एस के भी, और आपको एक बात हमेशा पता है बच्चों, एक वेक्टर बाकी दो लाइनों के या दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, बता दो आप मेरे को। टी ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, पी आर के भी और क्यू एस के भी, तो वो आप कहोगे सर वो पी आर और क्यू एस दोनों के बच्चों इसके इक्वल होता है, डायरेक्शन तो ये होती है, और उसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, मैग्नीट्यूड के लिए हम एक लेमडा लगा देते हैं साथ में, लेमडा मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, समझ गए। तो अब बताओ पी आर क्रॉस क्यू एस तो आप निकाल ही लोगे, पी आर क्रॉस क्यू एस का मतलब क्या, इनके दोनों के डायरेक्शन रेशियो की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। पी आर का डायरेक्शन रेशियो क्या था, देखो ना ये रहा, ये इन दोनों की क्या कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, 4 -1 2, और बच्चों -1 -2 1 और -2, इनकी क्रॉस तो कर ही दोगे। क्रॉस बच्चों आप इनकी जो है ना कर लो, देखो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं हम एक बार, आई जे के 4 -1 2
-2 1 और -2 क्रॉस करके देखना क्या आ गया ये 2 - 2 0 और ये कितना आएगा बच्चों -8 + 4 यानी कि -4 और ये कितना आएगा 4 - 2 यानी कि 2 तो आ गया आंसर बच्चों अपना 0 4 और 2 ये बच्चों डायरेक्शन रेशियो आ गए इसके है ना किसके टीए के डायरेक्शन आ गई है 0 4 और 2 अब लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको पता है कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी टीए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको √5 तो टीए का मैग्नीट्यूड आप निकाल लो ना मैग्नीट्यूड ऑफ टीए लैम्डा तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर रहेगा मोड लगा दो मैग्नीट्यूड लगा रहे हो तो ठीक है ना और ये कितना होगा बोलो 4 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और ये मैग्नीट्यूड बच्चों आपको क्वेश्चन में √5 दे रखा है तो ये कितना होता है √20 क्या होता है 2 √5 से √5 कट गया बच्चों तो मोड लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी 1/2 लैम्डा आ गया बच्चों प्लस माइनस 1/2 लेकिन मैं आपको कहता हूँ चाहे प्लस यूज कर लो चाहे माइनस यूज कर लो आंसर बिल्कुल सेम आएगा ठीक है तो लैम्डा को आपने मान लो क्या यूज कर लिया जब कोई कंडीशन ही नहीं गिवन है तो इसका मतलब उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा नहीं तो फिर दो आंसर आते हैं इस क्वेश्चन के अब आप बताओ क्या निकालना है देन द मॉड्यूलस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब ए का पहले क्या निकालो पोजीशन वेक्टर और वो यानी कि निकल गया तो उसका मॉड्यूलस निकाल ही देंगे अब आप एक बात बताओ मेरे को बच्चों अपने पास टी पॉइंट था टी पॉइंट कितना निकाला था आपने 11 -3 और 6 11 -3 और 6 और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए ए के कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए है ना ए के कोऑर्डिनेट बच्चों अपने को चाहिए और टी पॉइंट दे रखा है और टी ए वेक्टर अभी हमने निकाला तो देखना लैम्डा को 1/2 लिखोगे तो टी ए वेक्टर नहीं आ गया अपना टी ए वेक्टर क्या आ गया बच्चों देखो ये रहा लैम्डा को 1/2 रखोगे तो 0 4 2 की मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो 0 2 1 आ गया तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि आपके पास टी ए वेक्टर भी है टी ए वेक्टर क्या है बोलो 0 2 और 1 उसमें से बच्चों टी के कोऑर्डिनेट भी है तो ए के नहीं निकाल सकते टी ए वेक्टर आप कैसे निकालते हो बताओ भाई ए का पोजीशन वेक्टर मान लो ए वेक्टर है ना और इसके पोजीशन वेक्टर मान लो बी वेक्टर है तो टी ए वेक्टर कैसे निकालते हो आप बताओ ए माइनस बी है ना ए का पोजीशन वेक्टर माइनस टी का पोजीशन वेक्टर यही होता है और टी ए वेक्टर अपने को दे रखा है क्वेश्चन में कितना अभी हमने निकाला ना 0 2 1 ए अपने को निकालना है और बी बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है 11 -3 6 तो बताओ ए वेक्टर नहीं आ गया क्या यहाँ से 0 2 1 माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा और बस इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ गया 11 -1 और 7 और आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह रखा है कर दो मैग्नीट्यूड इसका 121 + 1 + 49 यानी कि √170 तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ए वेक्टर का ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर था ना उसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रखा है तो कितना आ गया √170 और यही मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रखा है मॉडुलस कह लो मैग्नीट्यूड कह लो वेक्टर का √171 इस क्वेश्चन का आंसर 171 आएगा सॉरी है ना 171 तो बताओ क्वेश्चन देखने में डरावना था लेकिन चीजें क्या है बिल्कुल आसान है आपको सब कुछ पता है कि एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उसको ये मानते हैं और फिर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है टी अपने पहले निकाल दिया टी ए वेक्टर हमने निकाल दिया तो फिर बताओ दो पॉइंट में से आप ये मान लो एक आपको पता है और उसका वेक्टर पता है तो दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके और बस इसके निकाल लिए तो क्वेश्चन हो गया अपना खत्म आसान सा क्वेश्चन था है ना ये देखो बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों जो इस पॉइंट से पास होती हो और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो देखो पैरेलल वर्ड होता ना फिर तो कोई मुश्किल बात नहीं थी फिर तो हम डायरेक्शन रेशियो को यही यूज कर लेते हैं ना क्योंकि पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो इसका एक मेथड तो क्या बच्चों बिल्कुल आसान पेपर के लिए पेपर में आप क्या यूज करोगे हमेशा ऐसा क्वेश्चन कभी दोबारा आ गया तो पहली बात तो वो लाइन 0 1 2 से तो पास होनी चाहिए लेकिन बच्चों ऑप्शन चारों के चारों ऑप्शन में जो लाइन गिवन है ना वो 0 1 2 से पास हो रही है ठीक है अब एक बात बताओ अगर बच्चों दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो फिर बताओ इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है b1 मान लो और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है b2 वो भी तो आपस में क्या हो गए परपेंडिकुलर हो गए ना मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0 समझ रहे हो आप मेरी बात तो यानी इसका डायरेक्शन वेक्टर मान लो b1 है ये कितना है बच्चों 2 3 -2 तो इस 2 3 -2 की डॉट प्रोडक्ट बच्चों जो क्वेश्चन में अपने को ऑप्शन में चार लाइन दे रखे मान लो इसका डायरेक्शन वेक्टर ये है इसका ये है इसका ये है और इसका ये है तो उससे क्या आनी चाहिए डॉट बताओ 0 आनी चाहिए ना तो करके देखो -3 4 और 3 इसकी डॉट प्रोडक्ट देखना -6 + 12 -6 और बच्चों 0 आ गई पहले ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाओ ठीक है बाकी किसी से चेक कर लेना कभी भी 0 नहीं आएगी एक से ही आएगी ठीक है तो बच्चों पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है पहले तो पासिंग पॉइंट चेक कर लो फिर अगर मान लो उसमें से एक लाइन उस पॉइंट से पास नहीं होती तो उसको तो रिजेक्ट ही कर दो बाकी तीन में से कैसे सिलेक्ट करोगे इसका डायरेक्शन वेक्टर और इसका ये वाला डायरेक्शन वेक्टर अगर बच्चों डॉट प्रोडक्ट 0 आती है तो वहीं से बस टिक करके क्वेश्चन को खत्म कर दो ठीक है अब इसका आ जाता है बेसिक मेथड बच्चों बेसिक क्या है देखो आप डायग्राम में कहता हूँ जैसे आप बनाओगे ना आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये क्या पूछना चाहता है अपने से एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती है ये लो मैंने बना दी
और इस लाइन के नीचे वाली लाइन के क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, ये नीचे वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। एक आप बात बताओ मेरे को, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो, बताओ एफ, एफ तो निकाल सकते हो ना, बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं। अब अगर आपने एफ निकाल दिया तो फिर आप बताओ इस पी एफ की इक्वेशन नहीं निकाल सकते क्या, इक्वेशन ऑफ पी एफ नहीं निकाल सकते। अगर कोई एक लाइन 2 पॉइंट से पास होती है बच्चों तो उसकी इक्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स वन है ना, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन इसके डायरेक्शन रेशो। और बच्चों एफ के कोऑर्डिनेट निकल गए तो फिर डायरेक्शन रेशो नहीं निकाल लोगे एफ माइनस पी करके, बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो एफ के कोऑर्डिनेट बच्चों निकाल दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, वही आपको एफ के कोऑर्डिनेट निकालना आता है ना, ये आ गया एफ के कोऑर्डिनेट। तो पासिंग पॉइंट दे रखा है बच्चों, डायरेक्शन रेशो भी आपको दे रखा है। डायरेक्शन रेशो में आपको पता है कि इजी बनाने के लिए इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे मैंने पहले 17 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशो चाहे ये लिख दो, चाहे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ये लिख दो, क्योंकि ऑप्शन में मेरे को ये दे रखे हैं, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिए, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये दे रखे होते ऑप्शन के अंदर तो भी सही था, ये भी सही है, ये भी दे रखे होते हो सही होता, ये भी दे रखे हो तब भी सही होता, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो में बच्चों वो 3 नंबर का रेशियो ही तो है, तो किसी भी एक नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। अब बच्चों देखो, ये इस कैटेगरी के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए हैं, ये पहले आते थे 19 20 21 तक। अब पिछले 3 4 सालों के अंदर बच्चों ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया जेईई मेंस में, लेकिन आगे आ सकता है। आपको क्या गिवन होता है, देखो 2 लाइनों के बीच का आपको एंगल निकालने के लिए कहा जाता है, और उन दोनों लाइनों के जो डायरेक्शन कोसाइन है ना बच्चों, उनमें एक रिलेशन दे रखा होता है आपको। देखो डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है एलिमेंट से डिनोट करते हैं। मान लो इसके डायरेक्शन कोसाइन है कुछ, इसके डायरेक्शन कोसाइन है, मान लो L1 L2, ये पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है मान लो बच्चों क्या, एल एम एन, और इसके एल एम एन, तो L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो बच्चों इनके अंदर एक रिलेशन दे रखा है, वो इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जो दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है ना LMN की फॉर्म में, वो इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो कहता है उन दो लाइन के बीच का एंगल निकालो। बच्चों ये क्वेश्चन सब बच्चों को मैं कहता हूँ इतना परेशान करता है ना, मतलब समझ ही नहीं आता उसको कि ये स्टार्ट कहाँ से करे। इसके अंदर आपको ना LMN की वैल्यू नहीं निकालनी होती डायरेक्ट, आप रेशियो निकाल दो। देखो अगर दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, डीआरस पता है, डीआरस पहली लाइन का है मान लो B1 वेक्टर, और दूसरी लाइन के डीआर से बच्चों मान लो B2 वेक्टर, तो फिर इन दो लाइनों का एंगल कैसे निकालते हो, कोस थीटा इक्वल टू, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन गया ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल है ना ये। तो बस अपने को दोनों लाइनों के बच्चों क्या निकालने होते हैं, डीआर निकालने होते हैं। उसके लिए आप जो, अब मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में बच्चों आपको प्रोसीजर बताऊंगा, उसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन कितना भी आपको टफ दिखता हो वो टफ होता नहीं है ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो इन दो लाइनों में से एक लाइन और दो लाइन पहली एक लाइन आपको ऐसी होगी बच्चों जिसमें से आप एक अननोन यानी LMN में से एक वैल्यू को इजीली निकाल पाओगे। मेरे को फर्स्ट लाइन से लग रहा है ना, आपका जो मन करे, मेरे कहने से नहीं, आप इसमें से इस लाइन में से चाहे L की वैल्यू निकाल लो, चाहे M की वैल्यू निकाल लो, चाहे N की वैल्यू निकाल लो। आपको देखते ही इक्वेशन किसकी वैल्यू निकालने का मन करता है, N का, क्योंकि N की वैल्यू इजीली क्या आ गई, 2L प्लस में 2M आ गई है ना। आप निकालने को M की निकाल लो, आप N की निकाल लो, L की निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसकी निकालूंगा जो क्वेश्चन में देखते ही मेरे को पता लग जाए कि वो निकाली आसानी से जा सकती है, ठीक है। अब इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन के अंदर बच्चों पुट कर दो, इस वैल्यू को क्योंकि इनको अपने को क्या करना है, देखो साइमल्टेनियसली सोल्व करके आपस में क्या है, एलिमेंट के अंदर एक रिलेशन ही तो पता करना है। बस एक से वैल्यू निकाल के दूसरी के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, पुट कर रहा हूँ। एन की वैल्यू पुट करो बच्चों, देखो MN प्लस NL प्लस LM इक्वल टू क्या है 0। एन की जगह ये डालो तो M इंटू एन, एन क्या है बोलो, अच्छा इसमें से देखो यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, तो पहले मैं n को कॉमन ले लेता हूँ ना, ऐसे कर लेता हूँ। तो m प्लस एल, और n की वैल्यू क्या है बोलो, 2 इंटू एल प्लस एम है ना, ये क्या है बच्चों 2 इंटू एल प्लस एम, तो 2 इंटू एम प्लस एल लिख दूँ और प्लस एल एम। अब बच्चों यहाँ से एक इक्वेशन बना लो, देखो 2 और ये स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ml और प्लस में LM। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया, देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 4 ये रे और एक बुरा 5 ml इक्वल टू 0। अब बच्चों इतनी इक्वेशन तो देखो सारे बच्चे निकाल लेते हैं कि एक आपने वहां से ऊपर से वैल्यू निकाल के, अब नीचे दो वेरिएबल बच गए L और M। अब इन दोनों की अपने को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। देखो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई बच्चों, एक मिनट मैं यही कर देता हूँ, चलो एक स्लाइड और ले लेता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब देखो बच्चों मैंने क्या कहा था आपको, n की वैल्यू आपने निकाली 2 इंटू एल प्लस एम, और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करके आपकी इक्वेशन आई थी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में 5ml इक्वल टू 0 आ गई ना। अब इस सेकंड वाली लाइन से बच्चों देखो दो वेरिएबल है इसमें है ना,
आप एल और एम की कोई वैल्यू मान लो, जैसे एक टेबल बना के देता हूं मैं आपको, देखो आप एल और ये क्या है एम और एन तो फिर फिक्स है ही, एन की वैल्यू तो बच्चों डिपेंड करती है ना एल और एम पे कि आप एल और एम को क्या मानोगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आप इसमें से एल की या एम में से कोई एक वैल्यू मान लो, कोई एक वैल्यू और कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लो मैंने एल को क्या मान लिया, जीरो मान लिया। एल को बच्चों जीरो मानोगे तो फिर बताओ एम कितना आ गया, एल को अगर जीरो मान लोगे तो एम कितना आ गया बताओ, एम स्क्वायर। और एल को अगर जीरो मान लिया तो ये तो फिर एम क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर ये भी जीरो आ गया तो फिर ये भी बच्चों क्या आ जाएगा, जीरो। तो फिर बताओ दूसरी वैल्यू कहाँ से लेके आओगे, मतलब कि कुछ ऐसी वैल्यू आपको बच्चों एल की माननी है कि उससे दूसरे वेरिएबल की दो वैल्यू आ जाए, दूसरे वेरिएबल कितनी वैल्यू आ जाए बच्चों, दो। लेकिन यहाँ पे इसको आपने जीरो मान लिया तो एम की एक ही वैल्यू आई, तो फिर तो एक ही डायरेक्शन रेशियो मेरे को पता लगे, दो पेयर बनने चाहिए है ना। कितने पेयर बनने चाहिए बच्चों, दो। लेकिन अब इससे दो नहीं बने तो मैं क्या करता हूँ, देखो आपको बताऊंगा मैं कि रॉन्ग अप्रोच क्या थी इसमें, कि मैंने एल को क्या मान लिया तुरंत, जीरो। बट जीरो मानने से एम की दो वैल्यू नहीं आई, इसलिए मैं एल को एक बार क्या मान लेता हूँ, वन मान लेता हूँ। एल को वन मानना बच्चों, तो वन प्लस एम स्क्वेयर प्लस फाइव एम इंटू वन, एम को वन मानना है, ठीक है। क्या आ गया बताओ, एम स्क्वेयर, ये 5 ml थी क्या, एल स्क्वेयर प्लस ये टू भी तो था ना साथ में, सॉरी ये टू था, ये क्या आएगा टू और ये भी क्या आएगा टू आएगा, और प्लस फोर प्लस वन फाइव, ठीक है। ये साथ में क्या आएगा टू और लिख दो, ठीक है। अब m को क्या मान लोगे, l को क्या मानना हमने वन, तो ये क्या आ गया टू और ये क्या आ गया टू एम स्क्र, तो ये बच्चों क्या आ गया टू एम स्क्र प्लस फाइव एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब तो देखो इसके फैक्टर बन रहे हैं ना आसानी से, फैक्टर बना लो इसके, फोर एम प्लस में एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। टू एम बच्चों कॉमन लोगे तो क्या आ गया एम प्लस टू, और वन कॉमन लोगे तो क्या आ गया एम प्लस टू। तो एम की देखो दो वैल्यू आ गई, मैंने बताया था ना ऐसा कुछ मानो कि एम की दो वैल्यू आ जाए। तो एल को वन माना, एल को क्या मान लिया वन, एम एक बार कितना ले लो माइनस टू, एक बार कितना ले लो माइनस वन बाय टू। और देखो एल को आपने माना, एम की दो वैल्यू आ गई मान ली। अब एन की वैल्यू नहीं मान सकते, एन तो फिक्स है, एन तो क्या है बच्चों ट्वाइस ऑफ एल प्लस एम है, तो ये तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इन दोनों का सम, यानी कि कितना आ गया ये माइनस टू। और ये बच्चों यहाँ से एन कितना आएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस एम, यानी वन माइनस वन बाय टू। वन में से वन बाय टू गया, कितना आ गया वन में से वन बाय टू गया वन बाय टू, वन बाय टू इंटू टू क्या होता है वन। तो दो पेयर आगे बताओ, इसको बच्चों क्या मान लो, फर्स्ट को b1 वेक्टर मान लो और इसको क्या मान लो b2 वेक्टर। तो b1 वेक्टर बोलो क्या हो गया वन माइनस टू, और b2 वेक्टर बच्चों क्या हो गया वन माइनस वन बाय टू और वन। अब इन दोनों के बीच का बस एंगल निकाल दो कोस थीटा, क्या होता है वही b1 डॉट b2 वन, और प्लस कितना हो जाएगा बताओ ये वन, और माइनस के टू, और नीचे तो बच्चों कुछ भी हो b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ऊपर क्या आ गया जीरो आ गया, तो कोस थीटा जीरो आ गया। तो बच्चों दोनों वेक्टर क्या है ये परपेंडिकुलर, यानी इन दो लाइन के बीच का एंगल कितना है बच्चों पाई बाय टू है। देखो कितनी आसानी से मैंने क्वेश्चन को सोल्व करके बता दिया। तरीका क्या है बच्चों कि फर्स्ट लाइन से एन निकाला, उसको सेकंड में पुट करके सेकंड इक्वेशन बन गई एल और एम में। अब इसमें से एक की वैल्यू मान लो, चाहे एल की मान लो चाहे एम की, ऐसी मानना कि दूसरे वेरिएबल की दो वैल्यू आ जाए। मैंने एल को जैसे ही वन माना, एम की दो वैल्यू आ गई, लिख दी एल वन है एम दो, और उसके बदले एन निकाल दो। एक को बी वन वैक्टर एक को बी टू वैक्टर मान के इन दोनों के बीच का एंगल निकाल दो, ठीक है बस खत्म। एक क्वेश्चन और देखो नेक्स्ट, अल्फा एंगल है बच्चों बिटवीन टू लाइन, सबकी बार एंगल को बोल दिया इसने अल्फा है, ठीक है। दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो में ये अपने को रिलेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो बाद की बात है। पहले मैं अल्फा निकाल लूंगा फिर तो सब कुछ निकल जाएगा ना, फिर तो मुझसे कुछ भी पूछ लो। एल प्लस एम माइनस एन इक्वल टू जीरो, और सेकेंड लाइन लिख लो बच्चों। अब आप बताओ इसके अंदर से भी मेरे को दिख रहा है ना एन की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है, एल प्लस में एम, और इसको यहाँ पे पुट कर दो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, एन को लिख दो बच्चों एल प्लस एम का होल स्क्वेयर, ये आ गया। अच्छा एल स्क्वेयर तो कट जाएगा, एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर भी कट जाएगा, तो आई थिंक माइनस के टू एम एल आ गया इक्वल टू जीरो, यानी कि एल इंटू एम इक्वल टू क्या आ गया बच्चों जीरो आ गया, ठीक है। एल इंटू एम क्या आ गया जीरो आ गया। अब एक बात बताओ मेरे को, एल इंटू एम जीरो आ गया तो दोनों में से एक नंबर तो जीरो होगा, यानी कि या तो बच्चों आप कहो कि एल जीरो होगा या फिर क्या होगा बच्चों एम जीरो होगा, एक तो जीरो होगा पक्का है ना। अब आप एक बात बताओ, अगर मान लो मैं एल को जीरो मानता हूँ, एल को मैंने क्या मान लिया जीरो मान लिया, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एल एक बार मैंने एल को जीरो मान लिया, तो अब इस पिछले क्वेश्चन में तो क्या थे एल और एम में एक ऐसी इक्वेशन बन गई थी जो इक्वल टू कुछ ऐसी थी टू एल स्क्र प्लस टू एम स्क्र प्लस फाइव एम एल, लेकिन इसमें तो बच्चों इक्वेशन ऐसी दिख रही है एल एम इक्वल टू जीरो, और ये तो तभी ट्रू होगी जब या तो एल जीरो होगा या एम जीरो होगा। मैंने एल को एक बार जीरो ले लिया, एल को जीरो ले लिया, तो एम बताओ क्या होगा, आप ध्यान से सोच के बताना। आप कहते हो सर आपने ये बोला था कि एल जीरो हो गया तो एम पे तो डिपेंड ही नहीं करता, एल अगर जीरो हो गया तो ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी। एम को अपनी मर्जी से कुछ मानो, जब मेरी मर्जी है बच्चों तो मैंने आसान मान लिया क्या बच्चों वन,
एल और एम मान लिया ना, तो एन अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, क्योंकि एन तो क्या है बच्चों, एल और एम का सम ही तो है, तो यानी कि 0 + 1, ये कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। एल एम एन का एक पेयर आ गया, बोलो एक पेयर आ गया है ना। दूसरी कंडीशन बोलो क्या रहेगी, या फिर एम इक्वल टू 0, तो अब की बार किसको मान लो बताओ, एम को 0 मान लो। एम को 0 मानोगे तो एल बोलो, एल को क्या मान लो, वही 1 मान लो, तो फिर एन कितना हो जाएगा बताओ, एन तो एल प्लस एम है ना बेटे, तो 0 + 1 यानी कि 1। तो यहाँ से B1 वेक्टर बता दो कितना आ गया, और यहाँ से B2 वेक्टर बच्चों कितना आ गया, ध्यान से सोच के निकालना है। एल एम एन होता है, क्या होता है, एल एम एन, पहले एल फिर एम फिर एन, एल एम एन, एल देखो कितना 1, एम कितना 0 और एन कितना 1, तो ये दो वेक्टर आ गए। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल बच्चों आपको अल्फा दे रखा है, तो कोस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो ना। B1 डॉट B2 करना 1 सॉरी 0 + 0 0 + 0 + 1, और इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना आ गया, √2, और इसका मैग्नीट्यूड भी √2, यानी कि ये तो 1/2 आ गया। अगर 1/2 है तो अल्फा कितना आ गया बच्चों, 60, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60। अगर एंगल पूछता तो 60 आ गया, बट अब आपसे पूछा क्या गया है बच्चों, आंसर क्या है हमारा बताओ, साइन की पावर 4 अल्फा, अल्फा कितना 60, और प्लस में कोस की पावर 4, यानी कि कोस 60 का होल पावर 4, साइन 60 क्या होता है √3/2, और कोस 60 क्या होता है बच्चों 1/2, 4 पावर कर दो 9/16 प्लस 1/16 यानी कि 10/16, 10/16 क्या होता है 5/8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कभी भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको एलिमेंट के अंदर दो इक्वेशन दे रखी है, एक से एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट किया करो, दूसरी इक्वेशन एल और एम में आएगी जैसे, ठीक है, तो उसमें से एल की एक वैल्यू मान के एम की कुछ दूसरी वैल्यू अपने आप निकल के आएगी। फिर एन की वैल्यू तो बच्चों एल और एम की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, दो पेयर बन जाएंगे एल एम एन के, और उनसे उन दोनों वेक्टर का क्या निकाल लो बच्चों, बीच का एंगल निकाल के क्वेश्चन खत्म होएगा। दो बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। उसके बाद देखो बच्चों ये क्वेश्चन, ये भी दिखने में डरावना क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, मतलब कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है। एक लाइन एल है बच्चों, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास होती है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस एंड दिस। एक बात बताओ बच्चों, मान लो मैं आपको कहूं कि एल लाइन की इक्वेशन निकालो, एल लाइन की इक्वेशन, ध्यान से सुना मेरी बात, इसका पासिंग पॉइंट तो क्या है ओरिजिन, इसके डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, क्योंकि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को पहले ही पता होता है, मेरे को या तो क्या चाहिए, एक तो क्या चाहिए पासिंग पॉइंट और एक डायरेक्शन वेक्टर। पासिंग पॉइंट तो दे रखा है, बट डायरेक्शन वेक्टर नहीं दे रखा। डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो, ये लाइन बच्चों परपेंडिकुलर है इसके भी और इसके भी, यानी कि इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है बी बच्चों, ये इस B1 के भी क्या है, मान लो पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है B1, और दूसरी का क्या है B2, और एल लाइन का B है, तो फिर बताओ B वेक्टर जो है ना B1 के भी परपेंडिकुलर है, एंड बी वेक्टर बच्चों B2 के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बी वेक्टर क्या होगा फिर, B1 क्रॉस B2 होगा। समझ लो ना आप मेरी बात, ऐसे सोचा करो माइंड में पूरी स्टेटमेंट पढ़ने से पहले। तो मेरे को एल लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वो ओरिजिन से पास होती है, तो पासिंग पॉइंट तो दे दिया है ना, डायरेक्शन वेक्टर नहीं दिया, लेकिन उसके लिए कहता है एल लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मतलब एल का जो डायरेक्शन वेक्टर है ना, वो मैं B1 और B2 की क्रॉस करके निकाल लूंगा। बताओ पासिंग पॉइंट भी आ गया, डायरेक्शन वेक्टर भी आ गया। अभी आप है ना यस या नो करते रहना कि आप इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर लोगे क्या। एल लाइन की इक्वेशन आ गई, बोलो एल लाइन की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, क्योंकि पासिंग पॉइंट दे रखा है, इन दोनों की क्रॉस करके आप डायरेक्शन वेक्टर भी निकाल लोगे। इक्वेशन आ गई, अब आगे बढ़ो, समझ लो इक्वेशन आ गई, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑन L2, मतलब अब L2 लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है फर्स्ट ऑक्टेंट में है, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, जिसकी डिस्टेंस है बच्चों √17, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1। अब बताओ L1 की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, L2 की इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली, तो दो लाइनों की इक्वेशन है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो इजीली निकल जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहता है ABC है, और ABC तो वैसे ही दे रखा है, अपने को निकालना है, मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है अपने को। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है बताओ, फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर है, मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगी XYZ की, वो तीनों क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका निकाल लेंगे। अब बच्चों उसकी √17 डिस्टेंस दे रखी है अपने को, कहाँ से, अपने को L2 के ऊपर एक पॉइंट है, L2 के ऊपर एक पॉइंट है, L2 लाइन पे क्या है, एक पॉइंट है, उसकी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये √17 है। बताओ ये डायग्राम समझ आया, क्या कहता है, L2 के ऊपर कोई पॉइंट है जो फर्स्ट ऑक्टेंट में है, वो √17 की डिस्टेंस से है, कहाँ पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे L2 पे एक लाइन, उसकी डिस्टेंस बच्चों √17 है, तो वो L2 वाला पॉइंट आपको ढूंढना है।
पहले तो सबसे पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है बताओ लाइन की इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे नहीं है, यहाँ पे जो लेमडा की जगह जो टी यूज कर रखा है ना बच्चों वो तीनों में फंसा हुआ है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करते हो आपको पता ही है, 3 की मल्टीप्लाई आई कैप से कर दो, 3 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 4 के कैप, समझ गए। और बाकी जिनमें टी है वो टी क्या ले लो बच्चों, कॉमन ले लो, क्या बचेगा फिर बताओ, आई कैप, और ये कितना बचेगा प्लस में 2 जे कैप और प्लस में क्या बचेगा 2 के कैप। ऐसे लिखते हो ना। यहाँ से बच्चों L2 की इक्वेशन भी ठीक करके लिख दो। बताओ अब तो सीधा लिख दो 3 आई कैप और प्लस में 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बाकी जो एस है बच्चों म्यू की जगह वो एस बाहर कॉमन ले लो, क्या बचेगा फिर बताओ 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस में क्या बचेगा बच्चों के कैप, समझ गए। तो मैंने लाइन की इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से आपको पता ही है ये बच्चों डायरेक्शन वेक्टर बी वेक्टर होता है इसका, ये B2 होता है, B1 क्रॉस B2 मैंने आपको टाइम बचाने के लिए निकाल दिया। अब आप मेरे को बताओ फॉर लाइन L, जो L लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, उसका पासिंग पॉइंट क्या है बच्चों, पासिंग पॉइंट क्या था उसका, ओरिजिन, और डायरेक्शन वेक्टर उसका क्या है बच्चों B1 और B2 की क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या आ गया -2 3 और -2। तो फिर बता दो आप मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L y -0 0 से पास होती है ना, ऊपर तो क्या लिख दो ऐसे लिख दो, और नीचे डायरेक्शन वेक्टर लिख दो -2 3 और -2, ये आ गई। ये बच्चों L लाइन जो इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहा था हमने बहुत आसानी से L लाइन तो निकाल दी। अब आगे पढ़ो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहता है। अब पहले क्या निकालो बच्चों, L और L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक एक काम करते रहो, है ना। देखो अब L लाइन आ गई, ये रही बच्चों L लाइन, L1 क्वेश्चन में दे रखी थी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब मैं आपको नहीं निकाल के दिखा रहा क्योंकि बहुत आसान होता है वो तो, ठीक है। इस पे कोई पॉइंट मान के लैम्डा की फॉर्म में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो बच्चों ये आ गया, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया किसका, ये L और L1 का, है ना, ऑफ L एंड L1। अब आगे बढ़ो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए था, निकाल दिया हमने। अब ये कहता है L2 के ऊपर एक पॉइंट लो और उसकी डिस्टेंस √17 होगी, कहाँ से, जो इनका आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M निकाला है, ठीक है। तो फिर बताओ L2 लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेना हो आपको, है ना, एनी पॉइंट। देखो ये L2 लाइन को मैं दूसरी फॉर्म में लिख दूं क्या, कार्टेशियन फॉर्म में, क्या होता है वो पासिंग पॉइंट ये ना 3y-3 z-2, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चों 2 2 और 1। तो इसके ऊपर बताओ एनी पॉइंट ऑन L2, एनी पॉइंट ऑन लाइन L2, उसको वही लैम्डा की फॉर्म में मान लो, लैम्डा की फॉर्म में मान लो, म्यू की फॉर्म में मान लो। हम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, पहले वाला लैम्डा तो सोल्व हो ही चुका है ना। तो बताओ क्या आएगा, ये 2 लैम्डा प्लस में 3 और 2 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस में 2, ये आ गया बोलो। अब क्वेश्चन में पता है क्या कर रखा है कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने पॉइंट माना ना इसके ऊपर, जैसे मान लो इसके ऊपर हमने पॉइंट मान लिया, ये क्यू मान लिया, ठीक है। तो जो क्यू पॉइंट है बच्चों, जो हमने माना 3 लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस में 2, ये हमने क्या माना 2 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 2। ये जो L2 लाइन के ऊपर एक पॉइंट है ना बच्चों, इसकी डिस्टेंस है √17, कहाँ से बच्चों, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो अभी हमने निकाला था। अब बस आपको क्या करनी है बच्चों, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल की तो ये पॉइंट आ गया क्यू, और पॉइंट ही बस आपसे पूछा है ये मान लो। तो बताओ √17 डिस्टेंस है ये किसकी, QM की, तो QM का स्क्वायर बोल दूं मैं, QM का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17। डिस्टेंस आपको निकालनी आती है। अब देखो 2 लैम्डा प्लस 3 में से 2 माइनस करोगे तो +1 बच जाएगा, और 2 लैम्डा प्लस 3 6 हो जाएगा ये, और लैम्डा प्लस 2 में से 2 घटाओगे तो ये लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या बच गया बच्चों 17। स्क्वायर खोल दो बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और इसका भी बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 17। देखो क्या क्या बच गए, 4 4 और 1 9, ये क्या आ गया बच्चों 9 लैम्डा स्क्वायर, और क्या आ गया देखो 4 लैम्डा प्लस 24 लैम्डा 28 लैम्डा आ गया। लिखते जाओ जो जो टर्म बच गई, है ना। 137 1 और 36 37 और 20 हो जाएगा, इधर आके 17 माइनस होएगा, है ना। प्लस का क्या बच गया 20। अब बताओ प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 180, 180 तो मेरे को दिख रही है 18 और 10 से बनती है ना। इसके फैक्टर कर दो, 28 को क्या लिख दो 18 प्लस में 10 लिख दो, और बस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। 9 लैम्डा कॉमन लोगे तो लैम्डा प्लस में 2 और प्लस 10 कॉमन लोगे बच्चों लैम्डा प्लस 2, तो लैम्डा की दो वैल्यू आ गई -2 और -10/9। लेकिन अब ध्यान से सुना बच्चों मेरी बात, अपने को तो क्यू पॉइंट निकालना था ना। क्यू कहाँ पे बच्चों L2 पे, है ना। क्यू पॉइंट जो निकालना था वो क्या था, क्यू पॉइंट को हमने क्या बना था देखो 2 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 2।
लेकिन अब लैम्डा की कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करोगे? देखो ये इसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो भी L2 के ऊपर पॉइंट है ना बच्चों वो फर्स्ट ऑक्टेंट में है। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब क्या कि तीनों एक्स वाई जेड की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। बट बच्चों अगर हमने लैम्डा को -2 ले लिया, -2 ले लिया तो बच्चों वो तो 2 लैम्डा प्लस 3 नेगेटिव दिख रहा है मेरे को, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा फिर अपने को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो लैम्डा को कितना लेंगे फिर? लैम्डा को लोगे बच्चों -10/9। तो देख लो है क्या -10/9 से, आप देख लो 3 -10 का डबल 20 पॉजिटिव आएगी सारी वैल्यू। 2 लैम्डा कितना आ जाएगा फिर बताओ -20/9 और प्लस में 3 और लैम्डा को रखोगे -10/9 तो ये पॉइंट आ गया अपना है ना 7/9 और ये कितना आ गया 7/9 और ये बच्चों 18 में से 10 गया 8/9 आ गया ना ये L2 के ऊपर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट ऑक्टेंट में। और अब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोल रखा है ABC है ये, तो 18 इंटू A प्लस B प्लस C निकालना है। तो ये जो पॉइंट आया ना अपना इसको क्या बोल रखा है इन्होंने ABC और आंसर क्या है बच्चों अपना 18 इंटू A प्लस B प्लस C 7/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9 अंदर बच्चों 9 एलसीएम ले लो कितना आ गया 14 22 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 44 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ ड्रा रखा था क्वेश्चन को इतना लेंथी बना के, बाकी है नहीं कुछ भी है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और फिर बच्चों लाइन के ऊपर पॉइंट मानते हैं कैसे करते हैं वो सारी बातें आपको सब कुछ पता है। मतलब क्वेश्चन एक तो होता है ना मुश्किल होता है आपको समझ ही ना आए, कैलकुलेशन इतनी टफ होती है, इसमें सिर्फ लिखना है पेज भरते जाना है, आंसर लास्ट में 100% आए ही आएगा, कुछ अपने को ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है अच्छा अब जैसे देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन को बचाने का ना तरीका था। जैसे एक बच्चे ने तो क्या निकाला लैम्डा की वैल्यू आपको पता लगी कि अगर ये रिजेक्ट होगी तो ये तो फिर पक्का एक्सेप्ट होगी, इसके बिना तो फिर क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा। लैम्डा ये आ गया, मेरे को ये पॉइंट क्या दे रखा था ABC और मुझे निकालना क्या था बच्चों, आंसर था मेरा कितना 18 इंटू A प्लस B प्लस C। तो मैं लैम्डा की वैल्यू अलग अलग पुट करने के बजाय इन तीनों को इकट्ठा ऐड कर देता हूँ ना। ABC है ये तो कितना आ गया बताओ 5 लैम्डा और +3 +3 +2 +8। अब एक ही बार में लैम्डा की वैल्यू में बच्चों कितनी पुट कर देता, लैम्डा की जगह बच्चों में -10/9 पुट कर देता तो 5 लैम्डा कितना आ जाता -50/9। तो वो एक से ही काम चल जाता है ना। ऐसे करके आप भी ऐसे कर लिया करो। 18 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बताओ 18 माइनस के 100 और 18 8 जा कितना होता है 144, आंसर आता है 44। तब भी 44 आता भाई, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू तीनों में क्यों पुट कर रहे हो, एक ही बार तीनों को बच्चों ऐड करके और इकट्ठी लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना, बात तो एक ही है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बचाने का स्कोप हर वक्त बच्चों होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे टाइम बच सकता है। अब बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें पढ़ो स्टेटमेंट को क्या दे रखे है, एक होल है आपका जो रूम है ना आप उसको कंसीडर कर लो, वही होल है आपके लिए। ठीक है उसका जो फ्लोर है वो स्क्वायर की शेप में है और जिसकी डायमेंशन क्या है बच्चों 10/10 है। मतलब उसकी जो ये होल का जो ये फर्श है ना बच्चों ये फ्लोर इसकी डायमेंशन है ना, ये फ्लोर है 10/10 मतलब स्क्वायर की शेप में है ये। और वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल है तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एक क्यूब की शेप में हो गया ना। और ये एंगल देखो GPH बिटवीन द डायगोनल AG एंड BH। बच्चों इस डायग्राम में देखो, आप डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा था AG कौन सा है देख लो, ये वाला डायगोनल है ना, आपको पता है जो अपने बॉडी डायगोनल होते हैं इसके क्यूब के वो कितने होते हैं 4 होते हैं ना। तो इन दो के बीच में बच्चों आपको एक एंगल दे रखा है, ये इन दो डायगोनल के बीच में ये जो एंगल है ना GPH मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल। इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ एक बार थीटा मान लेता हूँ। तो आपको क्वेश्चन में बच्चों थीटा दे रखा है, ये थीटा कितना है बोलो कोस इनवर्स 1/5। तो फिर यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/5 आ गई। और अब आपको बच्चों इस रूम की इस होल की हाइट बतानी है, क्या बतानी है हाइट। एक बात बताओ मैं इस डायग्राम को यहाँ पे ले आया बच्चों, अगर आपको किन कौन कौन से दो वेक्टर के बीच का एंगल दे रखा है ये बता दो आप मेरे को बस। आप कहोगे सर एक तो AG, मैं इसको रेड पेन से बना देता हूँ। देखो ये जो एंगल आपको दे रखा है बीच में ये तो एक तो AG वेक्टर के बीच में दे रखा है ना AG, और एक बच्चों कौन सा वेक्टर है ये BH, इन दो के बीच में दे रखा है एंगल आपको दे रखा है। तो अगर मेरे को इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो फिर बताओ ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो गया। ये एंगल कितना माना था हमने थीटा। अच्छा अब इसमें से किसी एक पॉइंट को बच्चों ओरिजिन मान लो। देखो इसको डायग्राम को आपको पता ना कैसे एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड कर दिया करो। ये बच्चों क्या हो गया आपके लिए अब एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, एक्स से एंटी क्लॉकवाइज ये क्या होगा वाई एक्सिस और ये क्या हो जाता है बच्चों अपना जेड एक्सिस। ये मैंने डायग्राम बना दिया ठीक है। अब आप क्या करो इसको ओरिजिन मान लो, ए को तो क्या मान लो ओरिजिन। अब मेरा टारगेट क्या है देखो, अब बस अगर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया ना ए के कोऑर्डिनेट बी के जी के और एच के, तो बस अपने को
बी एच और ए जी के बीच में एंगल दे रखा है, तो मैं उसके अपना एंगल निकाल के और वो कोस इनवर्स 1/5 से इक्वेट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। हाइट कितनी है, इस रूम की हाइट निकालनी है, हाइट को एच मान लो, तो हाइट को एच मानोगे तो बच्चों एच कौन सी होगी, ये हाइट है क्या, यही तो हाइट होगी एच, इसको बोल दो है ना, एच एच हाइट है बच्चों, ये रूम की हाइट कितनी है, एच है। तो हम ए के कोऑर्डिनेट बताओ, ए के तो है 0 0 0, पी बता दो, पी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर, पी पॉइंट कहाँ पे है बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है और इसका बेस बच्चों स्क्वायर की शेप में है, तो छत भी तो क्या होगी, वही स्क्वायर होगी ना, क्योंकि बेस और छत तो बिल्कुल एक जैसी होती है। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है बच्चों, एक्स 10 होगा, वाई क्या होगा 0 और जेड भी क्या होगा 0। अब ध्यान से सुना बच्चों, जी के कोऑर्डिनेट बताओ आप कैसे निकालते हो, जी पॉइंट तक जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, ओरिजिन से चलते हैं ना, एक्स एक्सिस पे कितना चले आप, एक्स एक्सिस पे चलो कितना पी तक 10 चले, मैं देखो ये पर्पल लाइन बना रहा हूँ, फिर बच्चों नीचे जेड है, नीचे जेड, जेड पे कितना चले, जेड पे कितना चले 10, देख लो ये 10 है, ये लिख रखा 10, और फिर ऊपर जाओ, फिर बच्चों ऊपर जाओ, और ऊपर कितना गए, हाइट के इक्वल है ना, ऊपर कितना गए बच्चों, हाइट के इक्वल, ये पर्पल लाइन मैंने जो 3 बनाई आपको समझ आ गई क्या, पहले ओरिजिन से मैं एक्स एक्सिस पे कितना चला, और 10 यूनिट चला, फिर जेड एक्सिस पे कितना चला 10, वाई एक्सिस पे कितना चला, ऊपर देखो ऊपर की तरफ है ना वाई एक्सिस, तो ऊपर की तरफ बच्चों ऐसे जाऊंगा मैं वर्टिकली, तो कितना चला एच, तो फिर बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखने हैं, उल्टा सीधा मत लिख देना, पहले एक्स पे कितना चले 10, वाई पे कितना चले ऊपर की तरफ एच, और जेड पे नीचे की तरफ बच्चों कितना चले आप 10, ये जी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आप एच के कोऑर्डिनेट आप बता दो, एच के कोऑर्डिनेट क्या नहीं बता सकते, बताओ उस पीछे वाले डायग्राम में कर दूं, एच पे जाने के लिए बताओ आपने क्या किया, ओरिजिन से है ना, ओरिजिन से सीधा आप कहाँ पे गए, जेड एक्सिस पे गए, और उसमें आपको एक्स पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, और सीधा फिर किस पे चले गए, वाई पे चले गए। देखो ये कितना चले आप, ये कितना चलोगे, ये तो 10 चलोगे ना, क्योंकि स्क्वायर है नीचे वाला, तो ये साइड 10, तो बच्चों ये साइड भी कितनी होगी 10, और ये क्या है हाइट, तो आप बता सकते हो एच के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, एच देखो एक्स एक्सिस पे कितना चले, चले ही नहीं, इस पे तो चले ही नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई पे कितना जा रहे हो, एच जा रहे हो, और जेड पे कितना गए आप बच्चों, नीचे की तरफ कितना गए 10, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 एच और 10, समझ आ गई, 0 एच और 10। बस अब तो अपने को क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन ए जी वेक्टर निकाल लो आप, ए जी क्या होता है बच्चों, जी माइनस ए, यानी कि 10 एच, 10 में से ए तो बच्चों 0 0 ही है, तो ये तो कितना आ गया अपना 10 एच 10, और बी एच निकाल लो, एच माइनस बी कर दो, 0 एच 10 में से बी माइनस कर दो 10 0 0, ये क्या आ गया बच्चों -10 एच और 10। तो अब आप मेरे को बता दो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा था आपको मैंने, थीटा माना, तो फिर कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट पी जी डॉट ए जी डॉट पी एच, और अपॉन दोनों का बच्चों क्या होता है मैग्नीट्यूड, बस डॉट कर दो ना, ये दोनों वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, डॉट करना, 10 इंटू -10 -100, एच इंटू एच स्क्वायर, और 10 इंटू 10 100, और नीचे बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड आई थिंक सेम है, देखो उसमें भी 10 एच 10 है, इसमें भी 10 एच 10 दिख रहा है मेरे को, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बताओ, 100 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और इसका रूट लगाऊंगा, और एक दो बार आएगा तो फिर वो रूट से रूट काट दूंगा सीधा ही, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो कोस थीटा बच्चों अपने को क्या दे रखा है 1/5, तो इसकी जगह लिख दो 1/5, और ऊपर से 100 कट गया तो क्या आ गया एच स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया बच्चों एच स्क्वायर प्लस में 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों एच स्क्वायर प्लस में 200, तो 4 एच स्क्वायर 200, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50, तो एच कितना आ गया √50, √50, और 50 क्या होता है 25 टू जा 25 का रूट हो गया 5, 5 √2, इस रूम की हाइट कितनी है बच्चों 5 √2, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बता दिया कि ए बी एच और जी इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बस निकाल दो, और इनके बीच का एंगल अपने को बच्चों ये दे ही रखा है थीटा, और उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों जो अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेन के क्वेश्चन को छोड़ के, प्लेन के मैंने नहीं करवाए 19 20 21 के, क्योंकि प्लेन अब अपने सिलेबस में है ही नहीं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उसको तो फिर प्लेन करना ही पड़ेगा, बट हम ये मेंस के लिए कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे बच्चों अपने 3D के क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट चैप्टर जो बच्चों अपना होगा लिमिट्स का होगा। लिमिट्स के इस लेक्चर को देखने से पहले बच्चों एक लेक्चर आप पहले से रेडी रखा करो, है ना, 2023 के या 2024 का कोई भी एक लेक्चर देख लो, मैं कहता हूँ 2024 वाला देख लो, उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो लिमिट्स के क्वेश्चन करेंगे 3 सालों के, मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद से इजीली सोल्व कर पाओगे।